आप सुन रहे हैं 50-50 उपन्यास का भाग 3। ब्राउन सूट वाले के प्राण कांप गए। परेड ग्राउंड चल, भंवरलाल अपने साथी से बोला। गोतमारे ने खामोशी से सहमति में सर हिलाया। वहाँ वहाँ क्या है? ब्राउन सूट वाला हकलाया। कुछ नहीं, रात की इस घड़ी उजाड़ बियाबान के अलावा कतई कुछ नहीं, तभी तो उधर जाना मांगता है। तुम क्या करोगे वहाँ? खास कुछ नहीं, बस तुमने से पूछेंगे माल किधर इच छोड़ा। तुमको नहीं मालूम माल किधर है? नहीं मालूम। मालूम होता ना तो तुम आगे आगे भागता फिर रहा होता और ना हम तुम्हारे पीछे पे होता। माल वहीं है। कहाँ? पर कहाँ? जाके ढूंढ लो। ऐसा हो सकता होता तो हम कब का कर चुके होते। वो कैसी जगह है तुमरे को मालूम, तुमरे को सबसे बेहतर मालूम। उधर हर जगह पंगा नहीं लिया जा सकता, ये भी तुमरे को मालूम और हमरे को भी मालूम, बाई को भी मालूम। मेरे को एन सुई की नोक कितना ठीक के वो ठिया मालूम होना मांगता क्या? ब्राउन सूट वाले ने कोई उत्तर नहीं दिया। कोई वांदा नहीं, मेरे को जल्दी नहीं जवाब जानने का। हमें इसको पहले ही थामना चाहिए था। मैं पहले ही ऐसा बोल रहा, पर तू किधर सुनता है? सुनता तो तब माल इसके पास होता, अब तक हमरे पास होता। गोतमारा भुनभुनाया। अभी भी हमरे पास ही होगा। जब ये हमरे पास है तो माल भी हमरे पास होगा, समझा? और उसने अपनी कोहनी जोर से ब्राउन सूट वाले की पसलियों में चुभोई और पूछा, क्या? ब्राउन सूट वाले के मुंह से केवल एक दर्द भरी सिसकारी निकली। कोई वांदा नहीं, बहुत टेम है हमारे पास माल की बरामदगी के लिए। बहुत टेम है हमारे पास। धीरे धीरे तुमने प्राण खींच के तुम्हारी बॉडी से निकालने का। अभी तो रात जवान है, क्या जल्दी है? बुधवार 18 फरवरी चिपलन। सुबह 8 बजे एक ऑटो पर सवार होकर धर्मेश और शोभना उस गैराज में पहुंचे जहां पिछली रात से उनकी कार जमा थी। गैराज पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था एम सलीम मोटर गैराज। यहाँ हर किस्म की देसी विलायती गाड़ियों की तसल्ली बख्श मरम्मत की जाती है। प्रोपराइटर मोहम्मद सलीम। गैराज एक 3 कनस्तर जैसे खड़ खड़ शेड में था जिसके ऊपर ही बने एक कमरे में उसका मालिक रहता था। जैसे बड़ा बोल गैरेज का साइन बोर्ड बोलता था, वैसा कोई खूबी तो पिछली रात उन्हें मोहम्मद सलीम में नहीं दिखाई दी थी। लेकिन गैराज में खड़ी 2 जीपों से लगता था कि डीजल के इंजन की मरम्मत का एतबार तो स्थानीय लोग बाग उसका कर ही लेते थे। पिछली रात को ही उसने उसके एम्बेसडर का मुआयना किया था और फिर कोई दर्जन भर नुक्स उसमें गिनवा दिए थे, जिनमें से 2-3 दिन की रोशनी में ही ठीक हो पाने मुमकिन थे। नतीजन उन्होंने कार रात को वहीं छोड़ी थी और जाकर एक होटल में रात गुजारी थी। मिस्त्री का वादा सुबह 8 बजे गाड़ी चौकस उनके हवाले करने का था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गैरेज को बंद पाया था। नीचे शेड को भी ताला लगा हुआ था और ऊपर उस कमरे में जिसमें मिस्त्री एस सलीम की रिहाइश थी वहाँ भी। वो गैराज परेड ग्राउंड के एन सामने था। गैराज के आजू बाजू कुछ खोखों में बनी दुकानें थी, जिनमें गैराज के एन दाएं बाजू वाली दुकान एक चाय वाले की थी। आज गैराज खुला नहीं? धर्मेश ने चाय वाले से पूछा। खुल जाएगा, ऊपर भी ताला है। मिस्त्री क्या सुबह कहीं चला गया? थाने गया है। क्या? थाने में है वो? क्यों? अरे पुलिस पकड़ कर ले गई उसको। लेकिन क्यों? आज सुबह सवेरे परेड ग्राउंड में लाश बरामद हुई थी। रात को सामने परेड ग्राउंड में किसी बेचारे का कत्ल हो गया। सुबह सवेरे लोग बाग परेड ग्राउंड चहलकदमी के लिए गए तो वहाँ लाश देखी और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस तफ्तीश के लिए आई, लाश को भी ले गई और सलीम मिस्त्री को भी। उसे क्यों? बयान लेने के लिए। शायद रात में उसने कुछ देखा सुना हो। लेकिन यहाँ पर तो उसके अलावा तुम लोगों का भी तो कारोबार चलता है। तुम यहाँ पर बैठे हो तो पुलिस ने उसे ही क्यों पकड़ा? क्योंकि जी हम रात को नहीं होते यहाँ, दुकान बंद करके अपने घर को जाते हैं। सलीम मिस्त्री रहता है ना यहाँ रात को। ओह, सलीम मिस्त्री पर ही तो कत्ल का शक नहीं पुलिस को? शोभना सशंक भाव से बोली। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। उसे तो यूं ही तफ्तीश के लिए ले गए वो लोग। अपना सलीम भाई भला किसी अजनबी का खून क्यों करेगा? अजनबी? हाँ जी, अजनबी तो है। वो क्या है कि पुलिस को कुछ पता नहीं लग पाया कि मरने वाला कौन था। अच्छा, उसके पास से कोई सामान, कोई कागज़ पत्तर बरामद नहीं हुए थे जिनसे मालूम होता कि वो कौन था?
नहीं जी, लाश जब मिली तो उसके जिस्म पर सिर्फ एक ब्राउन पतलून थी और जिस्म के सारे कपड़े, कमीज, बनियान, कोट, ये सब जो भी था इधर उधर बिखरा पड़ा था। जूते भी ऐसी हालत में मिले। कमाल है, कत्ल हुआ कैसे? बड़े बेरहमी से हुआ बाबू साहब। मैंने भी लाश देखी थी। किन्हीं पहुंचे हुए मवालियों का काम मालूम होता था कत्ल। किसी तीखे चाकू या खंजर से बेचारे की छाती, पेट, पीठ, कंधों को ऐसे तौबा ऐसे ऐसे गोदा गया था कि भैया तौबा भली। बहुत सता सता कर मारा गया जी उसे। टॉर्चर करके? हैं जी, क्या करके? अरे वही जो तुम बोले, वो क्या, सता सता कर। हाँ जी, जुल्म की ही मिकदार ज़्यादा हो गई, बेचारे के प्राण निकल गए। ओह, उसके कपड़ों में, कोट, पतलून या कमीज़ की जेबों में ऐसा कुछ नहीं मिला कि उसकी शिनाख्त हो पाती, जैसे कोई पर्स या ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ और? नहीं जी, कुछ नहीं मिला पुलिस को। मरने वाला या मारने वाला जानबूझ के सब कुछ निकाल के ले गया हो ताकि शिनाख्त ना हो सके उसकी। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जी एक बात है, मैंने लाश देखी थी। उसके जिस्म को जहाँ जहाँ से भी चाकू से गोदा गया था, सब जगह से खून निकला, तब भी साफ मालूम पड़ता था। लेकिन उसकी दोनों बाहों पर कोहनी से लेकर कलाइयों तक ऐसी खरोचों के निशान थे जैसे जमीन पर हाथ फिरने से बनते हैं। शोभना बुरी तरह चौंकी। क्या हुआ? धर्मेश हक बकाया सा बोला। उम्र क्या रही होगी उस शख्स की? शोभना धर्मेश की ओर ध्यान दिए बगैर तीखे स्वर में चाय वाले से बोली, ए जी, 45 के पेटे में लगता था। मोटी मूछें, भारी भवें, चौड़ा माथा, बड़े बड़े कान, कनपटियों के बाल सफ़ेद, रौबदार चेहरा। हाँ जी मैडम, आप तो बिल्कुल ठीक बोले। कद कोई 5.5 फुट, बाल खड़े खड़े, फूले फूले और बिना मांग निकाले पीछे को कंघी किए हुए थे। एकदम ठीक बोला मैडम जी, आपने लाश देखी मालूम पड़ती है। धर्मेश हैरानी से शोभना का मुंह देख रहा था। इधर आओ। एकाएक वो उसकी बाँह पकड़कर खींचती हुई सस्पेंस भरे स्वर में बोली। धर्मेश उसके साथ घिसटता चला गया। क्या हुआ? वो चाय के खोखे से दूर हो गए तो धर्मेश अपनी बाँह छुड़ाते हुए बोला, तुमने मरने वाले के बारे में इतना कुछ कैसे कह दिया? वो पाटिल है। क्या? कौन पाटिल? अरे वही जिसकी लाश वो चाय वाला सामने परेड ग्राउंड से बरामद हुआ बताता है। तुम्हारा मतलब है हमारे वाला पाटिल, जामवंत राव पाटिल? हाँ, जिसकी चिट्ठी के जवाब में हम पढ़ ही जा रहे थे। हाँ हाँ, वही। लेकिन उसका यहाँ चिपलन में क्या काम? अब वो सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पाटिल है। वो पाटिल नहीं, पाटिल से मिलती जुलती शक्ल सूरत वाला कोई शख्स होगा। आज दोपहर को तुम्हें पणजी पहुंचने का संदेशा भिजवा कर वो भला क्यों वहाँ से इतनी दूर यहाँ चिपलन में चला आता? भोला ना, मुझे ये सब नहीं मालूम। शोभना, पाटिल के यहाँ होने का कोई मतलब नहीं। जैसा हुलिया तुमने बयान किया है वो आम हुलिया है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन वो खरोचे, वो खास खरोचे जिसका जिक्र चाय वाले ने किया था, जो मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार पाटिल की दोनों कलाइयों पर देखी है, हर किसी की बाहों पर तो नहीं हो सकती। मेरे पास उसकी एक तस्वीर है। क्या? हाँ हाँ, मैंने कहा ना, मेरे पास उसकी एक तस्वीर है। इस वक्त भी तुम्हारे पास है? हाँ, तभी तो मैंने जिक्र किया, लेकिन मैं उसे किसी को दिखा नहीं सकती। क्यों? ऐसा क्या है उस तस्वीर में? ऐसी वैसी तस्वीर है वो। क्या? मुझे दिखाओ। शोभना ने अपना बैग खोलकर उसमें से पोलेरॉइड कैमरे में खींची तस्वीर बरामद की और हिचकिचाते हुए आगे धर्मेश की तरफ बढ़ाया। धर्मेश ने तस्वीर लेकर उस पर निगाह डाली तो वो बड़े यत्न से परे देखने लगी। तस्वीर में वो लगभग पूर्ण नग्न अवस्था में सूट बूट डाटे पाटिल की गोद में बैठी थी। ये है पाटिल? बढ़िया, काफ़ी नुमाइशी तस्वीर है, इसलिए साथ रखती हो। छोड़ दो इस बात को। तुम्हारी मंशा है कि हम तस्वीर दिखाकर दरियाफ्त करें कि मरने वाला यही शख्स था या नहीं। हमें पहले लाश देखनी चाहिए। बेहतरीन शिनाख्त लाश देखकर ही हो सकती है। कबूल, फिर इस तस्वीर का हवाला किस लिए? तुम पागल हो? किसी वजह से लाश तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती तो शिनाख्त का दूसरा जरिया ये तस्वीर भी तो हो सकती है। पाटिल की सूरत कौन देखेगा इसमें? सब तुझे ही देखेंगे। ओ शट अप।
ओके, तुम अक्ल की बात सुनो, सोचो और समझो। अगर पाटिल मर चुका है तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से पणजी का बाकी का 300 किलोमीटर का सफ़र बेमानी है। वो पाटिल नहीं होगा, नहीं हो सकता। तस्दीक होनी चाहिए तो लाश देखकर ही तो होगी ना। हमें लाश कौन देखने देगा? पुलिस वाले देखने देंगे और खुशी से देखने देंगे। उनके पास एक कत्ल का केस है जिसमें मकतूल की शिनाख्त नहीं हो रही है। शिनाख्त हो जाने का कोई ज़रिया भले वे लोग क्यों नज़रअंदाज कर देंगे, पर वो पूछेंगे नहीं। तुम पहले जाकर चाय वाले से पता करो कि पुलिस वाले लाश को कहाँ लेकर गए हैं। जब उससे ये पता लगेगा हमें कि उसकी लाश कहाँ है, उसके पड़ोसी सलीम मिस्त्री को पुलिस ले गई है, तो ये भी पता होगा कि पुलिस उसे कहाँ लेकर गई है। तुम जाकर पूछो तो उससे, बाकी बातें मैं रास्ते में करेंगे। सहमति में सर हिलाता धर्मेश वापस टी स्टॉल की ओर बढ़ा। थाने में जो इन सब इंस्पेक्टर उस केस का इंचार्ज था, उसका नाम दिलीप डोलस था। उसने बड़े गौर से शोभना की बात सुनी। तो आपका दावा है कि आप मकतूल की शिनाख्त कर सकती हैं? हाँ। दैट्स वेरी गुड न्यूज़। क्या सर हम लाश देख सकते हैं? हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। लेकिन पहले ज़रा 1 मिनट, मुझे आपसे एक आध बात और पूछनी है। जी पूछिए। तो मकतूल का नाम जामवंत पाटिल है? हाँ जी। आप उससे कैसे वाकिफ़ हैं? वो क्या है कि कोई रिश्तेदारी है? अभी नहीं है, लेकिन आगे चलकर हो सकती थी। यानी कि वो मिस्टर पाटिल मेरे बॉयफ्रेंड हैं। अच्छा। शोभना खामोश है। फ्रेंड हो तो बॉय तो नहीं है, 50 के पेटे में तो यकीनन होंगे। आप तो उनसे आधी उम्र की भी नहीं मालूम होती। जी, दोस्ती में उम्र दखलंदाजी नहीं देती ना। अच्छा। खैर, मुझे इन बातों का कोई ज़ाती तजुर्बा नहीं। बकौल आपके, आप लोग तफरीहन कार पर गोवा जा रहे थे, आपकी कार बिगड़ गई और मजबूरन आपको अपना सफ़र चिपलन में ब्रेक करना पड़ा। फिर पिछली रात की वारदात की चर्चा सुनकर आप लोगों को लगा कि मकतूल आपका बॉयफ्रेंड हो सकता था? हाँ जी। मकतूल की कलाइयों पर मौजूद जिस खरोचों की वजह से आपको ऐसा लगा, उनके बारे में आप क्या जानती हैं? जी, मैं तो कुछ नहीं जानती। आपको कतई कोई अंदाज़ा नहीं कि वो कैसे बनी? नहीं। अच्छा, कभी आपकी उत्सुकता नहीं हुई इस बात को जानने की? जी, मैंने उससे इस बाबत कई बार पूछा था, लेकिन मिस्टर पाटिल हमेशा ये बात हंसी में उड़ा देते थे। कब से वाकिफ़ हैं मिस्टर पाटिल से? कोई 6 महीने से। कहाँ मुलाकात हुई? मुंबई में। पता बताइए। मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपके बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन आप नहीं जानती कि मुंबई में वो कहाँ रहते हैं? उन्होंने एक पता मुझे बताया था, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं। अच्छी याददाश्त है आपकी, अपने बॉयफ्रेंड का पता नहीं याद रख सकती? सॉरी, खुद का तो पता याद है ना? हाँ हाँ, बोलिए। शोभना ने अपना दादर का पता बोला। और ये मिस्टर आपके साथ रहते हैं? जी नहीं सर, मैं वर्सोवा में रहता हूँ, नंबर 5 बीच रोड पर। ये भी आपके बॉयफ्रेंड हैं? हाँ। काफ़ी पॉपुलर हैं, इसका मतलब आप मुंबई में। सर, आपको मेरी ज़ाती ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम पुलिस की हेल्प के इरादे से अपनी मर्जी से आपके पास आए हैं, लाइक रिस्पॉन्सिबल लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। अगर आपको हमारी हेल्प कबूल नहीं है तो आप हमें अभी चलता कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई अप्रिशिएट योर पब्लिक स्पिरिट। दोनों खामोश रहे। अपनी ज़िंदगी में पाटिल साहब का कारोबार क्या था? आई मीन व्हाट वाज हिज लाइन ऑफ बिजनेस? मुझे ठीक से मालूम नहीं, शायद एक्सपोर्ट का कारोबार था। चिपलंग कैसे पहुँचे? मुझे नहीं मालूम। कहाँ से पहुँचे ये भी कहना मुश्किल है। आखिरी बार कब मिली थी आप अपने अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर पाटिल से? सर, आप तंज कस रहे हैं। कब मिली थी? वो 2 हफ्ते पहले। कहाँ? मुंबई में अपने फ्लैट पर, जबकि वो मुझसे मिलने वहाँ आए थे।
और तब से आपको उनकी कोई खोज खबर नहीं? नहीं। ये भी नहीं कि मुंबई में थे या वहाँ से बाहर गए हुए थे? नहीं। आपको हैरानी नहीं वो यहाँ चिपलन में पाए गए? हाँ सर, है। बहरहाल आप उनकी पिछली रात चिपलन में मौजूदगी की कोई वजह बयान नहीं कर सकती। शोभना ने इनकार में सर हिलाया। इंस्पेक्टर साहब, इतने सारे सवाल सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लाश पर एक निगाह डालना चाहते हैं। आप ज़रा खामोश बैठिए प्लीज़। लेकिन कोई चाय वाय पियेंगे? नहीं, लेकिन उससे आपको खामोश बैठने में मदद मिलेगी। धर्मेश ने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर अपने होठ भींच लिए। गुड। और मैडम, योर बॉयफ्रेंड डाइड अ वायलेंट डेथ। मौत से पहले मिस्टर पाटिल को बहुत बुरी तरह से, शायद कई घंटे टॉर्चर किया गया था। फिर ऐसा करने वालों ने पीछे ऐसी कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी जिससे कि लाश की शिनाख्त मुमकिन हो पाती। ऐसा सलूक किसी आम शहरी के साथ तो नहीं होता। सर, ये किसी वहशी लोगों का काम है। यकीनन। ऐसी वहशत दिखाने का मतलब उनको लूटने के अलावा और क्या हो सकता है? लूटने के लिए किसी को टॉर्चर करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कत्ल करना भी ज़रूरी नहीं होता। नो? शोभना से जवाब देते ना बना। क्या मिस्टर पाटिल कोई जराइम पेशा आदमी थे? जी। हालात से साफ जाहिर है कि वो अपने हमलावरों के लिए अजनबी नहीं थे और हमलावर उनसे कोई ख़ास बात कबूलवाना चाहते थे। इसी कोशिश में उन्हें टॉर्चर किया गया था, लेकिन लगता है कि वो आखिरी दम तक उनकी ज़बान नहीं खुलवा सके थे। कैसे लगता है? उनके अंजाम को देखकर लगता है। जो आदमी तिल तिल करके मरा हो, जाहिर है उसने ज़बान ना खोल के अपनी ज़िद को बनाए रखा था। आई सी। पाटिल साहब की फैमिली से वाकिफ़ हैं? उनकी फैमिली है ही नहीं। कोई सगा संबंधी? वो भी नहीं है। ये बात मुझे यकीनी तौर से तो मालूम है। मिस्टर पाटिल ने कई बार मुझे ऐसा कहा था कि वो तन्हा आदमी थे, उनका कोई करीबी रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं था। फिर तो लाश को लावारिस करार देकर उसका अंतिम संस्कार का बंदोबस्त कराना पड़ेगा। क्यों सर, मैं जो हूँ? बॉयफ्रेंड कोई रिश्ता नहीं होता मैडम। ना होने के मुकाबले में तो होता ही है। बात में दम है आपके, यानी कि आप लाश क्लेम करना चाहेंगी। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, सोचेंगे हम इस बारे में। इंस्पेक्टर साहब, आपकी सोच की तभी कोई अहमियत है जबकि लाश मिस्टर पाटिल की हो। लाश मिस्टर पाटिल की ना निकली तो क्या फ़ायदा होगा इस लाइन पर कि कुछ सोचने का? बेहतर ये नहीं होगा कि आप पहले अपना पहला कदम उठाएं और फिर दूसरे कदम की बाबत सोचें? बज़ा फरमाया आपने। मैं अभी आपको लाश के रूबरू कराने का इंतज़ाम करता हूँ। शुक्रिया। सब इंस्पेक्टर ने मेज पर बड़ी घंटी बजाई। तत्काल एक हवलदार वहाँ पहुँचा। इन्हें ठंडी कोठी में लेकर जाओ और परेड ग्राउंड से मिली लाश इन्हें दिखाओ। आइए। दोनों उठ खड़े हुए। सलीम मिस्त्री यहाँ था? उसके पास रिपेयर के लिए हमारी कार है। एकाएक धर्मेश बोला। उसे आपके यहाँ पहुँचने से पहले ही रुखसत कर दिया गया था, सब इंस्पेक्टर ने कहा। ओह, तो कुछ मालूम हुआ उससे? नहीं। उसके बाद वो दोनों हवलदार के साथ हो लिए। जिस सड़क पर थाना था उसी पर वहाँ से कोई 6 इमारतें दूर शहर का सिविल हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल के पिछवाड़े में मोर्ग थी जो कि ठंडी कोठी के नाम से जानी जाती थी। हवलदार ने उन्हें मोर्ग के इंचार्ज के हवाले कर दिया और ख़ुद बार बार नाक चढ़ाता बाहर लॉन में जा बैठा। इंचार्ज उन्हें लाश के करीब लाया जो कि एक पहियों वाले स्ट्रेचर पर पड़ी थी और सर से पांव तक ढकी हुई थी। उसने एक झटके से उस पर से चादर खींच ली। बड़ा बेबस नज़ारा सामने आया। लाश चाकुओं से यूं गुदी हुई थी जैसे किसी कसाई ने किसी बकरे की धज्जियाँ उड़ाई हों। धर्मेश ने उसकी कलाइयों पर बने बेशुमार खरोचों के निशान पर खास निगाह डाली। अजीब ही तरह के निशान थे वो, और तादाद में इतने ज़्यादा थे कि उनकी किसी इंसानी जिस्म पर मौजूदगी की कोई वजह सोच पाना मुहाल था, ख़ासतौर से तब जबकि वो निशान सिर्फ कलाइयों और कोहनियों के बीच में ही थे। वही है क्या? धर्मेश ने दबे स्वर में पूछा। बड़े सस्पेंस भरे अंदाज से शोभना ने सहमति में सर हिलाया।
इसके कपड़े कहाँ हैं? धर्मेश ने इंचार्ज से पूछा। आप अभी यहाँ और रुकना चाहते हैं? दोनों ने तत्काल इनकार में सर हिलाया। तो आप बाहर ऑफिस में जाकर बैठिए। दोनों ने निर्देश का पालन किया। थोड़ी देर बाद एक गठरी के साथ इंचार्ज वहाँ पहुँचा। उसने गठरी को उनके सामने मेज पर रखकर खोला। धर्मेश एक एक कपड़ा उठाकर उसका मुआयना करने लगा। कुछ नहीं मिलने का। पुलिस पहले ही इनकी मुकम्मल पड़ताल कर चुकी है, कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा था, इंचार्ज ने कहा। जवाब में धर्मेश ने केवल एक हुंकार भरी और खामोशी से हर चीज़ टटोलता रहा। शोभना अपलक उसके कार्यकलापों को देखती रही। ये गौरतलब बात थी कि कमीज़ के कॉलर के और कोट की सीवरों तक किसी चीज़ की तलाश में उधेड़ी गई थी। टाई भी वैसे ही अपनी पूरी लंबाई में उधड़ी पड़ी थी। गठरी में जूते भी थे, जिनके सोल को और एड़ी को कई जगह से चाकू से काटा गया था। तलाशी के उस आलम में तो कहीं सुई भी छुपी होती तो वह आताताइयों के हाथ ज़रूर लगी होती। आखिर में उसने हैट को उठाकर अपने हाथों में लिया, उसे उलटने पलटने लगा। लाश के जिस्म पर जो पतलून है उसकी भी तलाशी ली गई थी? मुकम्मल। सब इंस्पेक्टर डोलस ने सारी जेबें खुद उलट कर देखी थी। पतलून की बेल्ट और पहुँचों की सीवने तक टटोली थी, लेकिन नतीजा सिफर निकला था। ओह! धर्मेश की एक उंगली अनजाने में ही हैट के गिर्द लिपटे काले बैंड में घुस गई और हैट की गोलाई के साथ उसके भीतर फिरने लगी। उसकी उंगली के पोर से एकाएक कोई चीज़ छुई। वो सकपकाया। बैंड के भीतर कुछ था। उसने एक सावधान निगाह इंचार्ज की तरफ डाली तो पाया कि वो शोभना से बातें करने में और उसकी खूबसूरती और नौजवानी का रस पान करने में मगन था। धर्मेश ने पहली उंगली के साथ बीच की उंगली भी बैंड के भीतर सरकाई और वहाँ मौजूद तय किया हुआ कागज़ 2 उंगलियों में थाम लिया। फिर उसने हैट की ओट से ही वो कागज़ खामोशी से बाहर खींच लिया। फिर कागज़ को संभाले उसकी उंगलियां उसके कोट की जेब में सरक गईं, तो हैट उसने वापस बाकी सामान पर डाल दिया। उसने शोभना को इशारा किया। थैंक यू सो मच सर। कहते हुए शोभना उठ गई। इंचार्ज ने एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुराते हुए थैंक्स कबूल किया। दोनों वहाँ से बाहर निकले। तत्काल लॉन में बैठा हवलदार उठकर खड़ा हुआ। तीनों वापस थाने पहुँचे। सब इंस्पेक्टर डोलस वहाँ मौजूद नहीं था। आप लोग उनके कमरे में बैठिए, मैं पता करता हूँ। ठीक है, धर्मेश ने कहा और 2-3 मिनट बाद हवलदार लौटा। साहब होटल पैरामाउंट गए हैं जी, वहाँ एक वारदात हो गई। कैसी वारदात? वहाँ पे 2 मवाली घुसा है। रिसेप्शनिस्ट को रिवॉल्वर दिखाकर ज़बरदस्ती सेफ खुलवा ली। अरे, सब लूट के ले गए क्या? अब इतना हमें नहीं मालूम। अच्छा, तो कब तक लौटेंगे? ये तो वारदात पर मुनहसर है। बड़ी वारदात है तो देर भी लग सकती है। हमने अपनी कार का पता करना है। तब तक हम गैराज वाले के पास चक्कर लगाएं? हाँ बिल्कुल। तो फिर हम लौट कर आते हैं। ठीक है। दोनों थाने से बाहर निकल आए और परेड मैदान के लिए एक टैक्सी पर सवार हुए। तब धर्मेश ने वो कागज़ का पुर्जा अपनी जेब से निकाला और उसे खोलकर उसका मुआयना किया। क्या है? देखो, ये कागज़ का पुर्जा पाटिल के हैट के बैंड में था, जो कि पुलिस की निगाहों में आने से रह गया। इसे तुम निकाल कर ले आए? हाँ। कोई लफड़ा तो नहीं होगा? कैसे होगा? जिस चीज़ के वजूद की उन्हें खबर ही नहीं थी, तो उसके होने या ना होने से क्या लफड़ा हो जाएगा? अच्छा, क्या है ये? ये रसीद है 6,000 रुपये की, बस फेयर की। बड़ी अजीब रसीद है। चिपलन से पणजी का बस का किराया कहीं 6,000 रुपये होता है? इतना किराया तो मुंबई से पणजी का हवाई जहाज़ का भी नहीं है। पूरी बस का किराया होगा ना? कोई टूरिस्ट ग्रुप सफ़र कर रहा होगा बस में। ऐसे ग्रुप का पाटिल से क्या वास्ता? ये रसीद उसके पास क्यों? शायद ग्रुप का ऑर्गेनाइज़र हो। पागल हो गई क्या? जो आदमी अपनी जान पर आबर नहीं बता रहा हो, वो क्या सहसा पाटिल से निकलेगा? तुम्हें पणजी बुलाकर किसी ग्रुप के साथ खुद चिपलन में वो क्या कर रहा होगा? अच्छा, इस पर कोई तारीख तो है नहीं, क्या पता ये पुरानी रसीद हो। हाँ, ये हो सकता है। शायद इसी वजह से ये भूली बिसरी उसके हैट के बैंड में खुशी पड़ी रह गई हो। शोभना ने उसके हाथ से रसीद लेकर उसे गौर से बार बार पढ़ा और फिर कागज़ को पलटा। देखो, इधर भी कुछ लिखा है। कहाँ? किसी जॉन वॉकर का नाम पता वगैरह। और धर्मेश, इधर की तहरीर पाटिल के हैंड राइटिंग में है। तुम जानती हो उसकी हैंड राइटिंग? हाँ, अभी तो चिट्ठी मिली ना उसकी मुझे मोडक के जरिए, इसलिए मुझे पता ही उसकी हैंड राइटिंग है। लेकिन उसने ये सब इस रसीद की पीठ पर क्यों लिखा?
शायद कोई दूसरा कागज़ ज़रूरत के वक्त हाथ नहीं आया होगा। मतलब क्या हुआ इसका? कौन है ये जॉन वॉकर? वो दोनों इस सवाल का जवाब ना सोच पाए। टैक्सी उनके गंतव्य स्थान पर पहुंची, जहां की सलीम मिस्त्री से उन्हें यह गुड न्यूज़ मिली कि उनकी कार तैयार थी। उन्होंने मिस्त्री का बिल चुकाया और कार पर सवार हो गए। ड्राइविंग सीट पर बैठे धर्मेश ने कार वापस थाने की दिशा में दौड़ाई। अरे, हमें बस स्टैंड पर चलना चाहिए। क्यों? रसीद पर एक इंटरस्टेट बस लाइन का जिक्र है। वहाँ किसी को उस बस लाइन की खबर हो सकती है। फिर वहाँ हमें रसीद जारी करने वाला भी मिल सकता है, तो बता सकता है कि रसीद का क्या चक्कर था और इसे उसने कब किसको जारी किया था। नाशुक्रा काम है ये, कुछ हाथ नहीं आने वाला। ट्राई करने में क्या हर्ज है? तुम भूल रहे हो कि अब हमें कोई जल्दी नहीं है। अब हम उस जिम्मेदारी से फारिग हैं जिसे भुगताने के लिए हम घर से निकले थे। अब जब यहाँ चिपलन में पाटिल की लाश पड़ी है तो हमारा पणजी जाना बेमानी है। अब हमारे पास टाइम ही टाइम है, इसलिए हम नाशुक्रे कामों में भी उसे ज़ाया कर सकते हैं। राइट अगेन माय डियर। तो अब हम बस अड्डे चल रहे हैं? हाँ, अभी सीधे। बस अड्डे से शुरुआती पूछताछ से तो लगा कि उस बस लाइन का कभी किसी ने नाम तक नहीं सुना था, लेकिन फिर एक कुली ने ये सुखद समाचार दिया कि न केवल वो उस नाम से वाकिफ़ था, बल्कि कल रात गोवा से आई वैसी एक मिनी बस उस घड़ी भी अड्डे पर मौजूद थी। किधर है? कुली उन्हें एक मिनी बस तक छोड़ कर आ गया। मिनी बस का हुड उस घड़ी खुला हुआ था और एक भारी भरकम गोवानी उसके भीतर झांकता इधर उधर हाथ मार रहा था। धर्मेश ने उसके करीब पहुंचकर उसके कंधे पर दस्तक दी तो वो सीधा हुआ। ये बस तुम्हारी है? यस। क्या मांगता है? जवाब देने से पहले उसने प्रश्नकर्ता पर और फिर उसके साथ आई हसीन लड़की पर निगाह डाली। डॉन प्रेडो नाम है तुम्हारा? ये तुमने लिखा है? नो। दूसरी तरफ देखो। प्रेडो ने कागज़ पलटा और फिर तत्काल बोला, यस। कब लिखा? कल रात। किससे लिया 6,000 रुपया और किस एवज में? क्यों पूछता है बॉस? जवाब दो। एक पैसेंजर था जो फिगारो आइलैंड से मेरी बस पर सवार हुआ था। मुंबई का टिकट कटाया, पड़ इधर ही उतर गया। फिर वो खाली बस में टैक्सी का माफिक अकेला पणजी लौटना मांगता था, जिसका उसने ये भाड़ा भरा, जिसकी कि मैं उसको रसीद दिया। वो इधर 7 बजे आने वाला था, पड़ अब तो 10 से ऊपर का टाइम है, पता नहीं किधर रह गया। तुम उसी के इंतज़ार में यहाँ मौजूद हो? हाँ। नाम क्या बताया था उसने अपना? नहीं बताया, पूछने पर भी नहीं बताया। मैंने बोला रसीद पर लिखना है तो भी नहीं बताया। अच्छा, सूरत तो याद होगी ना? कैसे भूलेगा बॉस, 6,000 रुपीज़ लिया उससे। धर्मेश ने जेब से शोभना से हासिल हुई पोलोराइड तस्वीर निकाली और उसे यूं मोड़ा कि शोभना का नग्न शरीर पिछली तरफ छुप जाता। पेड्रो ने केवल एक निगाह तस्वीर पर डाली और तत्काल उसने सहमति में सह हिलाया। इसका इंतज़ार बेकार है। तुम्हारा पणजी का मुसाफिर अब यहाँ नहीं आने वाला। पिछली रात वो किसी दूसरे सफ़र पर रवाना कर दिया गया है। क्या बोला बॉस? उसका कत्ल हो गया है। ओह सेंतो मारिया, क्या मुझे 6,000 रुपीज़ वापस करना पड़ेगा? अरे, एक आदमी की जान चली गई है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। नहीं, वापस करना पड़ेगा। रमेश आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। मैडम उस शख्स की करीबी हैं, फिर भी नहीं वापस करना पड़ेगा। ओह थैंक गॉड। बदले में तुम्हें मुकम्मल किस्सा बिना कोई बात भूले बयान करना होगा। मैं करता है, लाई का शॉट करता है। उसने सविस्तार सब कुछ कह सुनाया। तो तुम्हारा कहना ये है, धर्मेश बोला, कि मुंबई जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने टिकट ही मुंबई का लिया था। असल में वो यहीं तक आना चाहता था। बरोबर बोला बॉस। और सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ एक हैंडबैग था? हाँ जी, वो भी हल्का सा, जैसे कि खाली हो। रात को तुम्हारी बस यहाँ किस वक्त पहुँची थी? 11 बजे। और यहाँ से वो कहाँ गया था? टैक्सी स्टैंड। मैंने उसे बताया था कि टैक्सी स्टैंड किधर था। तुमने उसे टैक्सी में सवार होते देखा था? नहीं बॉस, हमने नहीं देखा, पर मैं उसको स्टैंड पर पहुँचते बरोबर देखा। बॉस, वो 24 आवर्स वाला पक्का स्टैंड है। उधर के ड्राइवर लोग भी रेगुलर हैं, वहाँ से मालूम पड़ जाएगा वो वहाँ जाकर टैक्सी में सवार हुआ या नहीं।
तब से तुमने उसको देखा नहीं? नहीं देखा, पर वेट करता इधर। गोवा में सवारी तुम हमेशा फिगारो आइलैंड से उठाते हो? हमेशा नहीं, पणजी से भी उठाता हूँ कभी कभी। क्या? क्या मतलब? बस वो क्या है, मेरे पास इस बस का कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में ऑपरेट करने का टूरिस्ट परमिट है। इसमें फ़ायदे वाला रूट गोवा टू बॉम्बे है। वो और भी फ़ायदे वाला तब है जबकि मैं पैसेंजर फिगारो आइलैंड से उठाऊं। ऐसे पैसेंजर को भी फ़ायदा है। उनको पहले स्टीमर से पणजी नहीं आना पड़ता, ऊपर से उधर सवारी जास्ती मिलता है। वो कैसे? वो क्या है कि उधर समुद्र में फिगारो जैसे कई आइलैंड हैं जिनमें फिगारो सबसे बड़ा है, और सिर्फ वहीं से बड़े वाले स्टीमर जो कि बस या कार को भी लाद सकते हैं पणजी के लिए चलते हैं। बाकी आइलैंड से सीधे पणजी नहीं आया जा सकता, पहले फिगारो आना पड़ता है। इसलिए उधर लंबे रूट का पैसेंजर जास्ती मिलता है। फिर ऐसे तकरीबन पैसेंजर मेरे जाने पहचाने होते हैं, इसलिए वो मेरा बस को प्रेफर करता है। ये तस्वीर वाले पैसेंजर भी क्या जाना पहचाना था? नको, पहली बार देखा इसे। तो अब तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैं तो बॉस अभी का अभी इधर से नक्की करेगा। कोई पैसेंजर भी लेना होगा तो रास्ते से ही लेगा। तुम्हारे से फिर कभी मुलाकात करना हो तो कहाँ आना होगा? पणजी, उधर फेरी स्टेशन से किसी से भी मिनी बस वाले डॉन प्रेडो का पूछना, सब बोलेगा डॉन प्रेडो किधर है। गुड, ओके, थैंक यू प्रेडो। थैंक यू बॉस। थैंक यू मैम। वो दोनों घूमे और फिर टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे। वहाँ टैक्सीज एक कतार में आगे पीछे खड़ी थी और ड्राइवर लोग एक तख्त पोस्ट पर इकट्ठे बैठे गप्पे मार रहे थे। उन्हें करीब पहुंचता देखकर लगभग सभी खामोश हो गए। कल रात, धर्मेंद्र अधिकारपूर्ण स्वर में बोला, 11 बजे के बाद किसी वक्त ब्राउन सूट और ब्राउन फेल्ट हेल्ट वाले एक 45 साल का आदमी यहाँ किसी टैक्सी पर सवार हुआ था। सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ एक हल्का सा हैंडबैग था। याद है किसी को? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पुलिस से है बाप? एक ने पूछा। वर्दी दिखाई देता है? नको, सीआईडी वाले वर्दी नहीं पहनते, मालूम? हाँ मालूम मालूम। जवाब दो। हाँ, वो हैट वाला इधर ही आया, मेरी टैक्सी में बैठा था। उठो फौरन। कौन सी टैक्सी है तुम्हारी? उसने लाइन में चौथी टैक्सी की तरफ इशारा किया। लेकर आओ इधर। वो टैक्सी को निकाल कर लाया तो दोनों उसमें सवार हो गए। शोभना पीछे और धर्मेश आगे। चलो। अ, टैक्सी स्टार्ट कर दी ड्राइवर ने। मीटर डाउन नहीं किया? धर्मेश ने पूछा। अब बाप सीआईडी से कोई भाड़ा लेगा? लेगा, धर्मेश बोला। फिर उसने खिड़की से बाहर हाथ निकाल कर खुद मीटर डाउन कर दिया। ड्राइवर खुश हो गया। क्या नाम है? शकील। अभी टैक्सी को बाहर सड़क पर लेकर चलो, आगे बोलेंगे। उसने सहमति में सर हिलाया। टैक्सी बस स्टैंड से थोड़ी दूर निकल आई तो धर्मेश ने उसे रुकवाया। उसने जेब से मुड़ी हुई तस्वीर निकालकर ड्राइवर को दिखाया। ये था तुम्हारा कल वाला पैसेंजर? तस्वीर पर निगाह पड़ते ही उसने सहमति में सर हिलाया। क्या हुआ था? कहाँ कहाँ गया था कल ये तुम्हारे साथ? बिना कोई छोटी मोटी बात भी छोड़े तमाम किस्सा दोहराओ। ड्राइवर ने आदेश का पालन किया। उसने हर बात दोहराई। तो बस स्टैंड से ही तुम्हारा पीछा किया जाना शुरू हो गया था? हाँ बाप। वो 2 लोग थे। कैसी सूरतें थी? तब नहीं देखी थी जब वो हमारे पीछे लगा था। रात का वक्त था और अंधेरा था, सूरतें नहीं देख पाया, मुमकिन ही नहीं था। लेकिन जब मैंने अपने पैसेंजर से निजात छुड़ाई और जबरन उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी खूब ठिकाई करी। ओह, तब मुझे बताना पड़ा कि मैंने अपने पैसेंजर को कहाँ छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था? होटल पैरामाउंट के सामने। तुमने उसे होटल में दाखिल होते देखा था? नहीं साहब, लेकिन दौड़कर होटल के सामने के ड्राइववे में दाखिल होते देखा था। उधर तो आगे होटल ही था ना बाप। हुलिया बताओ उन दोनों का। वो दोनों सूरज से मवाली लगते थे। एक का सर अधगंजा था और दूसरे के बाल कंधे तक थे। लगता था जैसे एक के बालों की कसर दूसरा पूरी कर रहा हो। अधगंजा का मुंह, गला, गर्दन यूं सुर्ख हुए थे जैसे झुलस गए हों। उसने उन जगहों पर कोई मलहम सा मला हुआ प्रतीत होता था। तत्काल शोभना का हाथ धर्मेश के कंधे पर पड़ा और उसने उसके कसकर कंधा दबाया। धर्मेश ने उसका हाथ थपथपाते हुए सहमति में सर हिलाया। अपनी ठुकाई की रिपोर्ट तुमने पुलिस में की थी? नको। क्यों? पंगे का काम बाप।
उन मवालियों के पास गन थी। मेरा ऐसा करने पर वो मेरी खबर लेने फिर वापस आ सकता था। मेरा कोई खास नुकसान तो हुआ नहीं, इसलिए मैं खामोशी रहा। उनकी कार कैसी थी? जी फिएट थी, जिसका बम्पर पिचका हुआ था। हेडलाइट की हाई बीम नहीं जलती थी। नंबर? नहीं देख सकता। कोई और बात? उसने इनकार में सर हिलाया। पैसेंजर के पास सामान क्या था? सिर्फ एक हवाई जहाज़ के मुसाफिरों जैसा छोटा सा हैंड बैग था। उसमें क्या था? मेरे को कैसे मालूम होगा? नहीं, शायद उसने तुम्हारे सामने बैग खोला हो। खोला तो था एक बार, पर मैं क्या देखा? कुछ भी तो नहीं। मैं तो आगे इधर ड्राइवर की सीट पर था, वो पीछू पैसेंजर सीट पे था। मैं बैग के भीतर कैसे झांक सकता था? भीतर तो नहीं झांक सकते थे तुम, लेकिन शायद उसने तुम्हारी निगाहों के सामने कुछ निकाला हो या रखा हो। निकाला था, निकाल कर वापस रखा था। मैं रियर व्यू मिरर से देखा। क्या निकाला था, क्या रखा था? डबल रोटी जैसी कोई चीज़ थी। डबल रोटी? थी नहीं, शायद डबल रोटी, पर वैसे साइज, वैसे शक्ल। बैग का सामान का वैसे ही कोई अंदाज़ा जो कि बैग उठाकर चलने के ढंग से हो जाता है। उसमें कोई भारी सामान था, हल्का, या फिर कुछ? मेरा तो अंदाज़ा ये है बाप कि उसमें सामान ही नहीं था। मतलब सिवाय उस डबल रोटी जैसी चीज़ के उस बैग में कुछ था नहीं। उसके निकालने और रखने के ढंग से तो मुझे ऐसे ही मालूम पड़ा। वजनी नहीं था, और वो बैग आजू बाजू से पिचका हुआ था, और पैसेंजर के उसे उठाने के ढंग से मेरे को ये लगा उसमें कुछ ही नहीं था सिवाय उस डबल रोटी के। कुछ तो और ज़रूर होगा बैग में। होगा तो मेरे को नहीं मालूम, मैं और कुछ नहीं देखा। चलो। किधर बाप? उस बार की तरफ जिस पर तुम्हारे पैसेंजर ने रास्ते में जर्नी ब्रेक की थी। बाप वो वहाँ टिका नहीं था। उसने उधर से सिर्फ फ़ोन लगाया, वापस कार में आके बैठा। कोई बात नहीं, चलो। टैक्सी आगे बढ़ी। वो उधर सामने वो बार है बाप। धर्मेश ने सहमति में सर हिलाया। टैक्सी बार के सामने पहुंची तो एक ड्राइवर के मुंह से सिसकारी निकली। क्या हुआ? कुछ गड़बड़, देखो। धर्मेश ने कार की तरफ से सर उठाया तो सामने लोगों की भीड़ जमा पाई। भीड़ में 2-3 वर्दीधारी पुलिस वाले भी दाखिल दिखाई दिए थे। उसके देखते ही देखते एक एम्बुलेंस वहाँ से हिली और फिर अपना सायरन बजाती सड़क पर दौड़ चली। तुम टैक्सी में ही बैठो, मैं मालूम करता हूँ क्या माजरा है। धर्मेश टैक्सी का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। शोभना ने सहमति में सर हिलाया। धर्मेश लंबे डग भरता भीड़ के करीब पहुंचा। उसने नोट किया कि वहां मौजूद पुलिसियों में सब इंस्पेक्टर दिलीप डोलस या कोई और पुलिसिया नहीं था जिसे उसने थाने में देखा हो। वो पुलिस वाले शायद किसी नज़दीकी चौकी से आए हुए हो सकते थे। क्या हुआ? फौजदारी हो गई? क्या फौजदारी? अजी दिन दहाड़े हो गया, क्या ज़माना आ गया। कोई कानून कायदा तो भैया इस मुल्क में रहा ही नहीं। गुंडा राज है जी। हुआ क्या? 2 मवाली आए और आकर बार के मालिक को धुन के रख दिया। बाप पर और ऑफिस में खूब तोड़फोड़ मचाई और भाग गए। कोई दखलंदाज नहीं हुआ? था ही कोई नहीं जी। यहाँ उस वक्त अभी बार खुलने का टाइम कहाँ हुआ था। बस सिर्फ मालिक ही खुद बारमैन की ड्यूटी भुगताता बार पर खड़ा गिलास चमका रहा था। जब वो मवाली आ पहुँचे, कहते हैं हथियार बंद थे। खूब गलाटा मचाया कमीनों ने। बोतल तोड़ दी, दराज निकाल कर बाहर फेंक दिए। पता नहीं किस चीज़ की तलाश में थी। जो ना मिली तो मालिक को धुन दिया। बेचारे को अभी एम्बुलेंस पर लाद कर अस्पताल लेकर गए हैं। कुछ पता नहीं लगा क्या चाहते थे वो? ना जी, मालिक तो बेहोश पड़ा। अस्पताल में उसे होश आएगा तब कुछ पता चलेगा। ओह, बहुत पीटा कमीने ने बेचारों को। सब मुंह सर फूटा पड़ा था। बेचारा कई दिनों से उठकर अपने पैरों पे खड़ा हो पाया ना तो खुशकिस्मत होगा। वो वापस अपनी टैक्सी में लौटा। क्या हुआ? मारपीट। 2 मवालियों ने मालिक को पीट दिया। वही होंगे। हाँ, ऐसे ही जान पड़ता है। अब आगे बढ़ूं? यहाँ से तो बस तुम होटल पैरामाउंट ही लेकर गए थे ना अपने पैसेंजर को? हाँ जी, वापस चलो। ड्राइवर की भवें उठी। उधर बस स्टैंड पर हमारी कार खड़ी है। ओह जी। टैक्सी वापस बस स्टैंड पर पहुंची। धर्मेश ने उसका भाड़ा चुकता किया। मेरी एक राय है तुम्हारे लिए।
हाँ हाँ बोलो, ड्राइवर अदब से बोला। 1-2 दिन के लिए अपने इस पक्के स्टैंड से टैक्सी ऑपरेट करना बंद कर दो। अभी ही यहाँ से कूच कर जाओ, और अच्छा ये होगा कि 1-2 दिन टैक्सी चलाओ ही नहीं, खामोशी से घर पर बैठो। क्यों बाप? कहना मानो, समझ लो इसी में तुम्हारी भलाई है। सीधे घर जाओ, कहीं से कोई पैसेंजर ना बिठाना, ना यहाँ से ना रास्ते से। घर पर समझना 1-2 दिन का पूरा वक्त बीवी बच्चों को दिया, ठीक? चेहरे पर गहन असमंजस के भाव लिए ड्राइवर ने जल्दी ही सहमति में सर हिलाया। यूं 2 दिन चैन से अपनी गृहस्थी में बैठोगे तो हो सकता है कोई और ऐसी बात याद आ जाए जो तुमने हमें अभी नहीं बताई हो। शोभना बोली, हाँ, ऐसा हो तो स्वागत के रूम नंबर 11 में फ़ोन लगाना, तब शायद तुम्हारे खाली गए वक्त की तुम्हें कोई उजरत भी मिल जाए। है सब आप? हाँ, ठीक है, मैं सोचेगा। बढ़िया। पिछली रात वाली ही संकली गली में उसके धाने पर काली फेट खड़ी थी। अब हम यहाँ क्यों हैं? गोतमारे बोला। थोबड़ा बंद रख, इसे कहते हैं कुमार का गुस्सा गधे पर। गधा तो तू बरोबर है गोतमारे। साली पिछली रात ठीक से गाड़ी चलाई होती तो ये नौबत ना आती। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए वो टैक्सी हमारी निगाहों से ओझल हो गई, और उतने में वो हरामी, वो महाचिल्लाक पाटिल अपना करतब दिखा गया। उतने में ही पता नहीं कहाँ माल को गर्द करने में कामयाब हो गया साला। बार में नहीं, होटल में नहीं, टैक्सी में नहीं। तौबा, भाई सुनेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या कहेगा? कुछ करेगा। क्या? गोली मार देगा हम दोनों को। गोतमारे के शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। मैं क्या किया? तेरे को मालूम? मैं कुछ नहीं किया। भाई को बताना ये बात। तू भी तो बताना कि मैं कुछ नहीं किया। अच्छा, तेरे लिए मैं झूठ बोलूं? साले, हर जगह तेरी वजह से पंगा हुआ, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। तू तो कर सकता है ना, तू ही कोई करतब कर जिससे हम भाई के कहर से बच सकें। मैं तो कर ही रहा हूँ साले, तेरे लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूँ। अभी पीछे बार पर किया, उससे पहले होटल में किया, इधर ही कुछ करेगा। ड्राइवर को आने दे, फिर देखना क्या होता है। देखा 2 बार पहले ही। क्या बकता है? कल जब वो टैक्सी पर सवार हुआ था, मैं तभी उसको थामने को बोला, तू नक्की बोला। बोला ड्राइवर का लफड़ा नहीं मांगता, बोला गवाह नहीं मांगता। अब नहीं है गवाह। मुंह बंद रख। क्यों थोबड़ा बंद? साला खुद किसी काबिल नहीं, मेरे को डराता है, धमकाता है, भाई की हूल देता है। गोत मारे, हम आपस में लड़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो तू हर गलती का जिम्मेदार मुझे ठहराना बंद कर, झगड़ा नहीं होगा। अच्छा बाप, मैं सॉरी बोलता हूँ। हम दोनों एक टीम, एक की गलती का दूसरा भी जिम्मेदार। खुश? गोतमारे ने उत्तर नहीं दिया। उसने भुनभुनाते हुए जेब से एक ट्यूब निकाली, उसमें से मलहम निकालकर अपने चेहरे और गर्दन पर मले। मुझे उम्मीद नहीं माल ड्राइवर के पास होगा। जब वो और कहीं नहीं है तो और कहाँ होगा? कल जब हमने उसका थामा था तो माल उसके पास नहीं था। हमें क्या पता नहीं था? हमने उसे थामा था ये मालूम करने के लिए कि उसने अपने पैसेंजर को कहाँ उतारा था, ना कि ये मालूम करने के लिए कि माल उसके पास था या नहीं। ऐसी कोई कोशिश तो हमने की नहीं थी। तब क्या तू सपने में भी सोच सकता है कि इतना कीमती माल पाटिल एक अनजान टैक्सी ड्राइवर के हवाले कर देगा? मैं तो अब भी नहीं सोच सकता। अब ऐसा सोचना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी तमाम सोच फेल हो चुकी है। माल जब कहीं नहीं है तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता जहाँ हम पहले समझते थे कि वो नहीं हो सकता था? गोतमारे से जवाब देते ना बना। ऊपर से हो सकता है वो टैक्सी ड्राइवर उसके लिए अनजान ना हो। मैं पहले ही बोला पाटिल, एक बार पहले भी चिपलन आ चुका था। वो अपने पिछले फेरे में हो सकता है उस ड्राइवर का वाकिफकार हो सकता था। गोतमारे के चेहरे पर आश्वासन के भाव नहीं आए। अरे मेरे भाई, जब तमाम रास्ते आजमा लिए तो एक रास्ता आजमा लेने में क्या वांदा है? कोई वांदा नहीं। गोतमारे कठिन स्वर में यही बोल पाया। तो फिर बात ख़त्म और चैन से बैठ। वो ड्राइवर इधर आएगा? क्यों नहीं आएगा? अभी उसके जोड़ीदार ड्राइवर लोग बोले थे ना, नहीं बोले थे? ये उस ड्राइवर शकील का पक्का अड्डा है, देर से वे ज़रूर लौटेगा।
आ गया, अपने अड्डे पर ही पैसेंजर उतार रहा है। एकाएक गोतमारे उत्तेजित स्वर में बोला, देखो भीड़ू, वो बाई। कौन सी बाई? अरे जो उस पैसेंजर के साथ शकील की टैक्सी से उतरी। क्या हुआ उसे? दादरी वाली बाई मालूम होती है। हाँ, तेरा थोबड़ा झुलसाया? हाँ हाँ वही। माथा फिरेला है, इधर क्या काम उसका? पढ़। क्या पढ़? अरे इतने फासले से सारी फैंसी बाइयाँ तुझे एक जैसी लगती है। पढ़। दिमाग दिमाग मत चाट मेरा, असल काम की तरफ तवज्जो रख। टैक्सी जा रही है, अब कोई आके सीटी बजाएगा, झंडी हिलाएगा तो यहाँ से हिलेगा। गोतमारे ने तत्काल फिएट को स्टार्ट किया और संकरी गली से बाहर निकाला। क्या इरादा है? ये भी कोई पूछने की बात है? कहीं रास्ते में साले ड्राइवर को थामते हैं। लेकिन वो हमारी सूरत पहचानता है तो वो कहीं पे हमारे बारे में बोल देगा। कहाँ से बोलेगा? मुर्दे कहीं बोलते हैं? गोतमारे हड़बड़ा कर चुप हो गया। फिएट तब तक सड़क पर पहुंच चुकी टैक्सी के पीछे दौड़ चुकी थी। वे थाने पहुंचे। सब इंस्पेक्टर डोलस तब तक वहां लौट आया था। सॉरी, मुझे एकाएक उठ के जाना पड़ा। कोई बात नहीं। दोनों उसके सामने बैठे हुए थे। ठंडी कोठी में क्या देखा? सब इंस्पेक्टर उत्सुक भाव से पूछा। सर, वो लाश मिस्टर जामवंत राव पाटिल की है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसी कितने अफसोस की बात है कि लाश की शिनाख्त तो हुई, लेकिन उसकी बाबत हमारी जानकारी में अभी भी कोई इजाफा नहीं हुआ। आप मिस्टर पाटिल को जानते हुए भी कुछ नहीं जानती। शोभना खामोश रही। ऊपर से ये इत्तेफाक भी कोई कम हैरान करने वाला नहीं है कि इतने बड़े हिंदुस्तान में जब जिस शहर में मकतूल की लाश पाई गई, तब ऐन उसी शहर में पिछली रात को आपकी कार बिगड़ी और आज लाश की शिनाख्त करने के लिए जैसे आप खुदाई मदद के तौर पर थाने में पधारी। आप कहना क्या चाहते हैं? सिवाय इसके कुछ नहीं कि जितना आप जानती हैं उससे कम, बहुत कम। आप पुलिस को पास ऑन नहीं कर रही हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। होती तो क्या आप अपनी ज़बानी कबूल करती? हमें कोई बात छुपाने से क्या फ़ायदा है? हमारी नीयत में कोई खोट होता तो हम खुद ब खुद आपके पास क्यों आते? कोई तो वजह रही होगी। वही वजह है जो प्रत्यक्ष है। जिम्मेदार नागरिकों ने जिम्मेदारी से अपना फ़र्ज़ निभाया है। धर्मेश बोला। चलिए, ऐसा ही सही। लाश आपको सौंपी जा सकती है या नहीं, इस बाबत मुझे अपने उच्च अधिकारी से, जो कि सर्कल इंस्पेक्टर हैं, मशवरा करना पड़ेगा। फिर अभी लाश का पोस्टमार्टम भी होना है। आप लोग कल तक यहाँ रुक सकते हैं? शोभना ने धर्मेश से निगाह मिलाई। धर्मेश ने हौले से सहमति में सर हिलाया। ठीक है सर, हम होटल स्वागत में हैं। ओके, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। जी। दोनों वहाँ से बाहर निकल आए। अब थोड़ा रिस्क लेने का इरादा है। कैसे? धर्मेश ने उसे बताया। धर्मेश बड़े रौब से चलता हुआ होटल पैरामाउंट के रिसेप्शन पर पहुंचा। दिलीप डोलस, सब इंस्पेक्टर, लोकल थाने से, किधर है? वो तो, उसके रौब से थर्राता रिसेप्शनिस्ट जल्दी से बोला, वो तो चले गए सर। कहाँ चले गए? वापस थाने, तफ्तीश मुकम्मल करके। अरे, मैंने तो उसे यहाँ रुकने को कहा था। आपकी तारीफ सर। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ, हेडक्वार्टर से आया हूँ। सीआईडी ऑफिसर, हेडक्वार्टर? मैं भी मैनेजर साहब को खबर करता हूँ। रिसेप्शन के पीछे से निकलकर वो दौड़ता हुआ एक बंद दरवाजे पर पहुंचा जिस पर मैनेजर लिखा था। वो लौटा तो एक सूट बूट धारी भारी भरकम आदमी उसके साथ था, जो कि चलते वक्त ड्रम की तरह लुढ़कता मालूम होता था। वेलकम, मैं मैनेजर हूँ। धर्मेश ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सर हिलाया। डोला साहब चले गए? अभी मालूम हुआ जी, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मेरे पहुंचने तक तो यहाँ रुकना चाहिए था। मैंने उनसे बोला था कि यहाँ रुकें, ताकि वारदात की बाबत बयान मेरे सामने होता। अब खैर वो चले गए हैं तो हर आदमी को फिर से सब कुछ दोहराना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम सर, वो रात वाला रिसेप्शनिस्ट अभी यहीं है। आप प्लीज़ मेरे कमरे में चलकर बैठिए, मैं उसकी तलाश करवाता हूँ। ओके। धर्मेश मैनेजर के सुसज्जित ऑफिस में जा बैठा।
वहाँ अपनी नर्वसनेस पर पर्दा डालने के लिए उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। मैनेजर वापस लौटा तो उसके साथ एक नौजवान था। मैनेजर अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर हो गया। नौजवान बड़े अदब से मेज के पहलू पे खड़ा रहा। ये शुक्ला है जो कि रिसेप्शन की नाइट ड्यूटी पर था। हाँ, तो क्या हुआ था कल? धर्मेश दबंग स्वर में बोला। सर, सुबह सवेरे का वक्त था। अभी पौ भी नहीं फटी थी कि 2 मवाली रिसेप्शन पर पहुंचे थे। 2 मवाली? जी हाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मवाली थे? सर, बाद में पता लगा ना, जब उन्होंने वैसी हरकत करी। ठीक। अच्छा, तो उनमें से एक सर से अधगंजा था और दूसरे के कंधों तक आने वाले लंबे बाल थे। अधगंजे का मुंह झुलसा हुआ था। आपको कैसे मालूम सर? वो दोनों बहुत खतरनाक गैंगस्टर और दहशतगर्द हैं। हमें एक अरसे से उनकी तलाश है। उन्हीं की फिराक में मैं पूना से यहाँ चल कर आया हूँ। ओह। मैनेजर भी अब पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा था। हाँ, आगे बताओ। सर, वो लंबे बालों वाले ने आते ही मेरे से सवाल किया कि कल रात को क्या रिसेप्शन की ड्यूटी पर मैं था। मैंने हामी भरी तो लंबे बालों वाला पूछने लगा कि होटल में आने वालों का कीमती सामान कहाँ रखा जाता था। मैंने बताया कि पिछले कमरे में मौजूद एक सेफ में रखा जाता था। वो सेफ की चाबियों की बाबत सवाल करने लगा। तब मेरा माथा ठनका। तब मैंने ये भी नोट किया कि अधगंजे के शर्ट फ्रंट पर खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। मैंने उस बाबत सवाल किया तो जवाब दूसरे ने दिया कि उसके साथी की नक्सीर फूट गई थी। उसने फिर सेफ की बाबत सवाल किया तो मैं बोला मैं नाइट मैनेजर को खबर करता हूँ। तभी लंबे बाल वाले ने मेरे ऊपर रिवॉल्वर तान दी। सर, मेरे तो छक्के छूट गए। वो बोला मैं सेफ खोलूँ नहीं तो वो मुझे शूट कर देगा। अब सर, मरता क्या ना करता, मैंने तो सेफ खोल दी। वहाँ से क्या चुराया उसने? सर, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? हाँ सर, कुछ नहीं। अलबत्ता सेफ में मौजूद हर चीज़ उन्होंने वहाँ से निकाल निकाल कर कमरे के फर्श पर फेंक दी थी। यानी कि उन्हें किसी खास चीज़ की तलाश थी। हाँ सर, ऐसे ही मालूम पड़ता था। खास भी और कीमती भी, जो कि उनकी निगाह में होटल की मजबूत सेफ में ही महफूज रखी जा सकती थी। हाँ सर। फिर सर, उन्होंने रिवॉल्वर वाले ने उसकी मूठ से मुझ पे प्रहार किया और मैं फ़ौरन बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो वो लोग यहाँ से जा चुके थे। रिसेप्शन ड्यूटी पर तुम अकेले थे? नहीं सर, एक बेल बॉय भी था। इस वारदात के वक्त वो कहाँ था? टॉयलेट में। टॉयलेट में था? मैनेजर तीखे स्वर में बोला। तुम दोनों की मिली भगत से कहीं सोया पड़ा था? नहीं सर, टॉयलेट में था वो। मैनेजर के चेहरे पर विश्वास के भाव नहीं आए। यू काइंडली पे अटेंशन टू मी, धर्मेश रूखे स्वर में बोला। यस सर। शुक्ला तत्पर स्वर से बोला। उन दोनों को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ जी सर, फौरन। खास तौर से उस लंबे बालों वाले को तो ज़रूर, जिसने मेरे ऊपर वार किया था। पुलिस को भी उनका हुलिया बयान किया था? हाँ जी, पूरी बारीकी से। तब धर्मेश ने अंधेरे में तीर छोड़ा। जॉन वॉकर का क्या किस्सा है? जॉन वॉकर? हाँ, वो इंडो नेपाल एयरलाइंस के रीजनल डायरेक्टर। हाँ वही। क्या किस्सा है? सर, उनकी यहाँ पर रिजर्वेशन है। वो सुबह आने वाले थे, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। रिजर्वेशन उन्होंने खुद कराई थी? नहीं सर, उनके सेंट्रल ऑफिस से फ़ोन आया था। वो कहाँ हुआ? ये तो मैंने पूछा नहीं था। चिपलन में तो एयरपोर्ट ही नहीं है, लेकिन ट्रैवल एजेंट बहुत हैं सर। इस होटल में भी 2 हैं। लेकिन उसने सेंट्रल ऑफिस कहा, राइट? यस सर। जो कि यहाँ चिपलन में नहीं हो सकता, मुंबई में होगा। धर्मेश बोला। तो इन जॉन वॉकर साहब के लिए यहाँ कमरा बुक है? कॉटेज सर, कॉटेज नंबर 5 डिलक्स, द वेरी बेस्ट। लेकिन कॉटेज को ऑक्यूपाई करने के लिए वॉकर साहब अभी तक नहीं आए। पर सर, आएंगे ज़रूर, क्योंकि उनका रिजर्वेशन है। नहीं सर, एक और बात भी है। क्या? कल रात कोई उनके लिए यहाँ एक पैकेट छोड़ के गया था। उसे वॉकर साहब की यहाँ आमद का यकीन था, तभी उसने ऐसा किया। कैसा पैकेट? सर, वो एक बहुत ही मामूली पैकेट था जो मैंने कल रात वॉकर साहब के मेल बॉक्स में डाल दिया था। शायद अभी भी वहीं होगा। पैकेट कब आया था यहाँ?
कल रात 12:30 के करीब। कौन था लाने वाला? सर कोई वाकिफ़कारी होगा वाका साहब का। नाम? नाम तो नहीं बताया। पैकेट पर लिखा होगा। पैकेट पर सिर्फ पाने वाले का वाका साहब का नाम लिखा है, मैंने देखा था। पैकेट लाने वाला ब्राउन सूट पहने था, सर पर ब्राउन फेल्ट हैट लगाया था। हाँ जी सर, आपको कैसे पता? होलिया बताओ उसका। जी उसने अपना हैट अपने माथे पर बहुत नीचे तक झुकाया हुआ था, मैं उसकी सूरत ढंग से देख नहीं पाया। फिर भी कोशिश करो। शुक्ला ने आधा पौना होलिया बोला। धर्मेश के चेहरे पर संतोष के भाव आए। आई कैन नॉट डू एनी बेटर सर, सॉरी। नो यू कैन। सर मैंने बहुत थोड़े अरसे के लिए उस शख्स की सूरत देखी थी, फिर मेरी पूरी तवज्जो भी उसकी तरफ नहीं थी, फिर वो हैट। स्टिल यू कैन सर। ओके, मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाता हूँ। धर्मेश ने जेब से मुड़ी हुई पोलराइड तस्वीर निकालकर उसके सामने की। हाँ सर, ये वही है। ऐसे ही हम सीआईडी वाले नहीं हैं, काम करते हैं, थाने में बैठकर कुर्सी नहीं तोड़ते। मैनेजर पर उस बात का पर्याप्त रौब पड़ा। उसने सर हिलाकर सहमति दी। जिस वक्त उस शख्स ने वो पैकेट तुम्हें सौंपा था, उस वक्त तुम दोनों के करीब कोई था? नहीं सर, कोई नहीं था। यानी कि किसी ने उसे वो पैकेट तुम्हें सौंपते नहीं देखा था, राइट? जी सर। और तुमने उस पैकेट को कॉटेज नंबर 5 के मेल बॉक्स में, जहाँ की उसकी चाबी भी मौजूद है, रख दिया था? जी सर, होटल में ऐसे ही दस्तूर होता है, मैनेजर बोला। यूँ जब मेहमान चाबी मांगता है तो उसकी डाक या कोई संदेशा उसे अपने आप हासिल हो जाता है, भले ही पहले रिसेप्शन क्लर्क ड्यूटी पर ना हो। आई अंडरस्टैंड। जरा देखे तो वो पैकेट। मैनेजर ने शुक्ला को इशारा किया और वो बाहर जाकर पैकेट ले आया। धर्मेश ने पैकेट लेकर गौर से उसका मुआयना किया। वो एक मुश्किल से 250-300 ग्राम वज़न का ब्राउन पेपर से लिपटा, टेप से सील किया हुआ, सच में ही डबल रोटी जैसा मामूली पैकेट था, जिसमें करोड़ों का माल मौजूद होने की कतई कोई संभावना नहीं थी। जैसी वो पैकिंग थी, उससे तो लगता था कि तकरीबन वज़न पैकिंग का ही था। उसने उसे खूब हिला डुला कर कान के पास ले जाकर खटका कर देखा, लेकिन उसकी कोई खूबी नुमाया नहीं हुई। इसका आप क्या करेंगे? वो पैकेट को वापस मेज पर डालते हुआ बोला। जब वापस आप चेकिंग करेंगे तो उन्हें सौंप देंगे। फ़र्ज़ कीजिए अगर वो नहीं आते। नहीं सर, उनका रिजर्वेशन है। फिर भी वो शख्स भी वापस लौट सकता है जो कि पैकेट देकर गया है, ये जानने के लिए कि वो डिलीवर हुआ था या नहीं। हाँ, आई सी। धर्मेश एकाएक उठ खड़ा हुआ। से होकर शुक्रिया मैनेजर साहब, और तुम्हारा भी मिस्टर शुक्ला, नमस्ते। दोनों को मुस्कुराता सर नवाता छोड़कर धर्मेश वहाँ से रुखसत हो गया। वो होटल से बाहर निकला। होटल के पहलू में ही एक एसटीडी बूथ था। उसने वहाँ से मुंबई की टेलीफोन डायरेक्टरी हासिल की और उसमें इंडो नेपाल एयरलाइंस की एंट्री तलाश की। एंट्री के आगे दर्ज फ़ोन नंबर पर उसने एसटीडी लगाई। आगे बात हुई तो नई ही बात सामने आई। इंडो नेपाल एयरलाइंस में ना जॉन वॉकर नाम का कोई अधिकारी था, ना उनके यहाँ रीजनल डायरेक्टर की कोई पोस्ट होती थी, और ना उनके यहाँ से चिपलन के होटल पैरामाउंट में कोई कॉल की गई थी। वहाँ किसी को होटल पैरामाउंट की तो क्या खबर होती, ये खबर ही नहीं थी कि चिपलन क्या बला थी और वो जगह कहाँ पाई जाती थी। होटल में थोड़ी ही दूर सड़क पर उनकी कार खड़ी थी, जिनकी पिछली सीट पर बोर होती पहलू बदलती शोभना मौजूद थी। धर्मेश दरवाज़ा खोलकर उसके बगल में जा बैठा। क्या हुआ? हमारे मावाली दोस्तों का फेरा यहाँ भी लग चुका है, धर्मेश बोला। परेड ग्राउंड में पाटिल का काम करने के बाद लगता है वो सीधे यहीं पहुँचे थे। क्यों? अरे ये भी कोई पूछने की बात हुई? जाहिर है माल की तलाश में। उन्हें मालूम था कि पाटिल कल रात होटल में गया था। माल उसके पास से बरामद ना हुआ तो उन्हें होटल का ख्याल आया। अब माल क्योंकि कीमती था और कीमती माल महफूज जगह पर ही रखा जाता था, इसलिए उन्होंने जबरन होटल की सेफ खुलवाई, लेकिन माल वहाँ नहीं मिला। यानी कि पाटिल साहब ने उन्हें गुमराह किया। मुझे नहीं लगता कि पाटिल की ज़बान खुलवा पाए थे वो लोग। ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो उन्हें पैकेट की खबर होती, जॉन वॉकर के नाम ही खबर होती, जिसके लिए वो पैकेट रिसेप्शन पर पाटिल ने खुद छोड़ा था। पाटिल तो ज़रूर उन्हें बिना कुछ बताए मर गया था।
तो तो फिर उन्हें होटल पैरामाउंट की सूझ कैसे लगी? उस टैक्सी ड्राइवर शकील की वजह से, जिसकी ठुकाई करके उन्होंने जाना था कि उसने अपनी सवारी को कहाँ उतारा था। किसी और तरीके से भी उन्हें पाटिल का रिश्ता होटल से जुड़ा लगता होगा। कोई बड़ी बात नहीं कि पाटिल उनकी पकड़ाई में होटल से बाहर कदम रखते वक्त ही आया हो। वो दोनों खर दिमाग मवाली हैं। उनकी निगाह में क्योंकि कीमती माल का अक्स था, इसलिए वो कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि वो होटल की सेफ में ही हो सकता था, जबकि पैकेट उनकी मौजूदगी में भी रिसेप्शन के एक पिजन हॉल में पड़ा था। दूसरी बात, तुमने किसी पैकेट का नाम लिया। कौन सा पैकेट? कैसा पैकेट? बताया तो, वो पैकेट जो पिछली रात पाटिल ने होटल में किसी जॉन वॉकर के नाम छोड़ा था। उसने वहां पर कोई पैकेट छोड़ा था? हाँ हाँ, जो अभी भी रिसेप्शन के पीछे पड़े पिजन होल्स में एक में पड़ा हुआ है। जॉन वॉकर कौन? कोई नहीं, वो एक फर्जी नाम था जिसका कोई वजूद नहीं। लगता है वो नाम पाटिल के दिमाग के उपज था और उसने उसे इसलिए डॉन पेड्रो की रसीद के पीछे दर्ज कर लिया था ताकि बाद में खुद उसे ही वो फर्जी नाम भूल ना जाए। पर ऐसा क्यों? ताकि वो पैकेट को होटल में छोड़ पाता जो कि उससे छिन सकता था। मेरे ख्याल से उसने खुद ही पहले होटल फ़ोन करके जॉन वॉकर के लिए रिजर्वेशन कराई और फिर उससे मिलने वहाँ पहुँच गया। जॉन वॉकर असल में तो कोई था ही नहीं, इसलिए उसका वहाँ छोड़ा पैकेट उसे डिलीवर हो ही नहीं पाता। पाटिल जब खतरा सर से टल गया पाता तो वापस होटल जाता। उससे मालूम होता कि वो पैकेट तो अभी भी अनडिलीवर्ड वहाँ पड़ा है, तो खुद ही उसे क्लेम कर लेता। यानी कि माल उस पैकेट में है। खामा खां जोश खाने की ज़रूरत नहीं, मैंने वो पैकेट देखा है, माल उसमें नहीं हो सकता। तो फिर क्या है उसमें? कुछ तो होगा जो पाटिल ने उसकी सेफ्टी के लिए इतनी जहमत उठाई। कुछ तो ज़रूर होगा। क्या होगा ये पैकेट खोले बिना नहीं मालूम हो सकता। शोभना, हमने पैकेट हथियाना है और जल्द ही हथियाना है। किस लिए? क्योंकि परेड ग्राउंड से मिली लाश की खबर कभी भी फैल सकती है और होटल तक भी पहुंच सकती है, जो कि खुशकिस्मती से अभी तक नहीं पहुंची मालूम होती। होटल वालों को जब ये पता चलेगा कि जो शख्स पिछली रात वहाँ पैकेट छोड़कर गया था उसका कत्ल हो गया, तो वो लोग उस पैकेट को पुलिस को सौंपेंगे। ओह, लेकिन वो पैकेट हमें कैसे हासिल होगा? मेरे जहन में एक स्कीम है जिस पर हिम्मत दिखाओ तो तुम असल में उसे अमल में ला सकती हो। क्या स्कीम है, बताओ। होटल वालों को अभी भी मिस्टर जॉन वॉकर का इंतज़ार है। उन्हें अभी नहीं मालूम कि वो नाम फर्जी है और ऐसा कोई आदमी वहाँ नहीं पहुँचने वाला। हम इस बात को कैश कर सकते हैं। कैसे, बताओ ना। धर्मेश ने उसे बताया। एक टैक्सी होटल पैरामाउंट की मार्की में आकर रुकी। ड्राइवर जल्दी से बाहर निकला और उसने लपक कर उसका पिछला दरवाज़ा खोला। चमचम करती हुई एंड विलायती मेम बनी शोभना उसमें से बाहर निकली। उस घड़ी वो एक लो कट का ब्लाउज और टाइट स्कर्ट पहने थी, आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए थी। उसके लंबे रेशमी बाल एक बड़े स्टाइलिश विग के नीचे दबे हुए थे। विग भूरी रंगत वाले बालों का था और वो धर्मेश ने उसके लिए एक स्थानीय ब्यूटी पार्लर से मुहैया कराया था। हाई हील्स ठकठकाती वो होटल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। दरबार ने ठोक के सैल्यूट मारा। वो सीधी रिसेप्शन की ओर बढ़ी। उसके करीब आने से पहले ही रिसेप्शनिस्ट सावधान की मुद्रा में आ गया था और बत्ती से चमकाने लगा था। मिस्टर वॉकर के लिए कॉटेज तैयार है? यस मैडम, डिलेक्स कॉटेज नंबर 5 ऑलरेडी फॉर मिस्टर जॉन वॉकर एज डायरेक्टेड ओवर टेलीफोन। गुड। और मिस्टर वॉकर? अभी नहीं आए। मुंबई से मेरे साथ ही चले थे, लेकिन रास्ते में उनका प्रोग्राम बदल गया। मोबाइल पर कॉल आ गई जिसकी वजह से उन्हें पूना जाना पड़ गया। वो शाम तक पहुंचेंगे। आप? मिसेस वॉकर, मिसेस एलिसा वॉकर। ओह वेलकम मैम, वेलकम। रिजर्वेशन का वो अपने बैग खोलने का उपक्रम करती हुई बोली। कोई डिपॉजिट कराना है? नो मैडम, नॉट नेसेसरी। इट्स परफेक्टली ऑल राइट एज सच। थैंक यू। की प्लीज़। रिसेप्शनिस्ट ने कॉटेज नंबर 5 के पिजन होल से चाबी बरामद की और साथ ही वहाँ पड़ा पैकेट भी उठाया। उसने दोनों चीज़ें शोभना के सामने रखी। ये क्या है? पैकेट की तरफ इशारा करती शोभना बड़ी अदा से बोली। मैम, ये मिस्टर वॉकर के लिए है, पिछली रात कोई छोड़ गया था। आई सी। ओके, मिस्टर वॉकर विल गेट इट। थैंक यू।
उसने चाबियाँ और पैकेट उठा लिया। यू आर वेलकम मैडम। कॉटेज किधर है? बेल बॉय छोड़ के आता है मैडम। आपका लगेज पिछू आएगा शाम को मेरे हस्बैंड के साथ। एनी प्रॉब्लम? नो नो, नॉट एट ऑल। उसने जोर से काउंटर पर रखी घंटी बजाई और बोला, फ्रंट। तत्काल एक वर्दीधारी बेल बॉय रिसेप्शन पर पहुंचा। मैडम को कॉटेज नंबर 5 में लेकर जाओ। बेल बॉय का सर सहमति में हिला। थैंक यू। शोभना मुस्कुराती हुई यूं झुककर बोली कि रिसेप्शनिस्ट को उसकी वक्ष की घाटियों में झांकने का नया सुख मिल पाता। रिसेप्शनिस्ट निहाल हो गया। धर्मेश होटल के पिछवाड़े की सड़क पर कार में बैठा सिगरेट फूंक रहा था, जबकि उसने पिछवाड़े का आयरन गेट ठेल कर शोभना को बाहर सड़क पर कदम रखते देखा। उसने सिगरेट फेंक दिया और हौले से कार का हॉर्न बजाया। शोभना का ध्यान कार की तरफ गया तो वो लंबे टक भरती उसकी ओर बढ़ी। वो करीब पहुंची तो धर्मेश ने पल्ली तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। वो कार में आ बैठी तो धर्मेश ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। ईजी। पैकेट की बाबत पूछना तक नहीं पड़ा। रिसेप्शनिस्ट ने खुद ही मेरे हवाले कर दिया। गुड, अब यहाँ से हिलो। धर्मेश ने सहमति में सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। रिसेप्शनिस्ट को कोई शक तो नहीं हुआ? कब को करता, उसे तो मेरे गिरेबान में झांकने से फुर्सत ही नहीं थी। इस पोशाक में तुम लग भी बिल्कुल फिरंगी मेम थी। वो हंसी। टैक्सी ड्राइवर ने ठीक ही कहा था। फिर वो बोला, लगता तो ये पैकेट डबल रोटी जैसा ही है। मैं खोलूं इसे? ये भी कोई पूछने की बात है। शोभना ने ग्लोब कंपार्टमेंट में से एक पतली नोक वाला पेचकस बरामद किया और उसकी सहायता से पैकेट का ऊपरी रैपर उधेड़ा। भीतर से कार्डबोर्ड का एक छोटा डब्बा बरामद हुआ। पेचकस की सहायता से उसने उसे भी खोला तो भीतर से एक डब्बा और मिला। पैकेट में छोटे बड़े साइज़ों के डब्बे ही तो पैक नहीं हैं। ऐसा क्यों कर होगा? तुम भूल रही हो कि ये ही वो पैकेट है जिसके लिए पाटिल की जान गई। बार का मालिक हॉस्पिटल पहुंचा, टैक्सी ड्राइवर की ठुकाई हुई और रिसेप्शनिस्ट की खोपड़ी ठकठकाई गई है। ठीक कह रहे हो। खोलो इसे भी। ज़रूर हीरे होंगे इसमें। कैसे सूझा? वही बेशकीमती होते हैं और बहुत कम जगह घेरते हैं। ज़रूर इसमें हीरे होंगे, करोड़ों के। अब तुक्के लगाने से क्या फ़ायदा? जो बात वैसे ही सामने आ जाने वाली है उसके बारे में क्या होगा और क्या नहीं सोचने की क्या ज़रूरत है। डब्बा खोलो। उसने खोला। इसमें तो रुई भरी है। पैकिंग में काम आती है। रुई हटाओ। उसने रुई को आजू बाजू हटाया और एकाएक उसके मुंह से आतंक भरी चीख निकल गई। क्या हुआ? सांप! क्या? हाँ, सांप! डब्बा उसके हाथों से उछलकर उसके घुटनों पर जा गिरा और फिर वहाँ से नीचे कार के फर्श पर लुढ़क गया था। धर्मेश ने तत्काल कार रोकी और झुककर डब्बा उठाया। मरा हुआ है, बल्कि नकली है। नकली? हाँ, कपड़े का बना हुआ। हे भगवान, मेरे तो प्राण निकल गए थे। ऊपर से सांप की कैचुली असली चढ़ाई हुई है। नीली कैचुली? मैंने तो ऐसे चमकीले नीले रंग का सांप कभी नहीं देखा। देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन हाँ, ब्लू कोबरा का नाम ज़रूर सुना है। दुर्लभ सांप बताया जाता है ये। दुर्लभ? एक तो इसलिए क्योंकि ये बहुत कम किन्हीं खास जगहों पर ही पाया जाता है। दूसरे, इसके जहर में कोई खूबी बताते हैं। वो खूबी क्या है वो मुझे नहीं मालूम। सांप के जहर में क्या खूबी होगी सिवाय इसके कि आम सांप के काटे आदमी की जान निकलने में थोड़ा वक्त लगता होगा। शायद ये हाथ के हाथ खलास कर देता होगा। क्या पता। सुनो, शायद इसमें हीरे हों। अब तक डर से मरी जा रही शोभना की आवाज़ में आशा का पुट आया। धर्मेश ने सांप को उल्टा पलटा तो पाया कि उसकी निचली तरफ पूरी लंबाई में बराबर बराबर फासले पर नीले धागे के टांके लगे हुए थे। उसने पेचकस खुद संभाला और 3-4 टांगे उधेड़े। इसमें तो लकड़ी का बुरादा है। सांप को आकार देने के लिए भरा हुआ है। हो, जिंदा सांप होता। धर्मेश सांप को वापस डब्बे में रुई के तहों के बीच खोजता हुआ बोला, तो हम दोनों कब के कार में मरे पड़े होते। उफ! शोभना के शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। एक नकली सांप के लिए पाटिल साहब ने अपनी जान दे दी। हैरानी की बात है। नहीं, कोई भेद है। दिखाई तो नहीं देता। कहीं कहीं ये पैकेट डुप्लीकेट तो नहीं?
डुप्लीकेट? हाँ, उन मवालियों को गुमराह करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अकल में आने वाली बात नहीं। अगर पाटिल ने अपने पीछे लगे उन मवालियों को गुमराह करने के लिए किसी डुप्लीकेट पैकेट का वजूद बनाना था तो उसमें इतना फैंसी सांप रखने की क्या ज़रूरत थी? वो पैकेट में कोई छोटी मोटी ईंट रख सकता था, पुराने अखबार रख सकता था, कुछ भी रख सकता था, यहाँ तक कि डबल रोटी ही रख सकता था। ओह, और फिर सांप भी कोई ऐरा गैरा नहीं, खास किस्म का ब्लू कोबरा, जिसकी कैचुली ही आसानी से मिलनी मुहाल है। आई थिंक यू आर राइट। और फिर 100 बातों की एक बात यह है कि अगर ये पैकेट डुप्लीकेट है तो फिर असली कहाँ है? शायद वो उन मवालियों के हाथ लग चुका हो। कैसे, कहाँ? पाटिल साहब को, पाटिल साहब के पास से उन्हें टॉर्चर करने के बाद। गुड। फिर होटल की सेफ पर हमला किस लिए? उसके मालिक पर क्यों मार पिटाई की गई? अब शोभना को जवाब ना सूझा। तो अब क्या इरादा है? फ़िलहाल तो होटल चलते हैं, मेरा तो भूख से दम निकल रहा है। ठीक है। धर्मेश ने सांप वाला डब्बा लापरवाही से पिछली सीट पर उछाला और फिर कार को आगे बढ़ाया। होटल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक पड़ी। शोभना उस घड़ी पलंग पर अधलेटी सी बैठी एक पत्रिका के पन्ने पलट रही थी और धर्मेश टीवी के आगे सोफे पर बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। सांप वाला पैकेट साइड टेबल पर ओपेशिस सा पड़ा था। वो दोनों कई बार उसका मुआयना कर चुके थे, लेकिन उसमें कोई विशेष, कोई असाधारण बात तलाश करने में नाकाम रहे थे। उस घड़ी पैकेट का मुंह खुला था और उसमें से सांप आधा बाहर लटका हुआ था। कम इन, धर्मेश ऊंचे स्वर में बोला। दरवाज़ा खुला। सब इंस्पेक्टर दिलीप डोलस ने भीतर कदम रखा। उसे देखकर शोभना तत्काल सीधी होकर बैठी और धर्मेश उठकर खड़ा हो गया। हेलो, सब इंस्पेक्टर जबरन मुस्कुराते हुए बोला। आइए साहब, तशरीफ़ रखिए। नहीं, कतई नहीं। तफरी हो रही थी? नहीं, टाइम पास हो रहा था। इसी कमरे में? कोई एतराज़? हाँ, कतई नहीं। आज़ाद मुल्क है, दोनों आप बालिग हो, मुझे क्या एतराज़ होगा। तो फिर कैसे आना हुआ? इधर से गुज़र रहा था तो सोचा आप लोगों से मिल लूँ, कुछ गपशप ही लगा लूँ। शुक्रिया। वैसे एक बात और भी थी। जी? छोटा सा शहर है ये, खून खराबा मर्डर, वो भी डेलिब्रेट, कोल्ड ब्लडेड, यहाँ के आम वाक़यात में शुमार नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि चिपलन में कभी कोई कत्ल की वारदात ही नहीं हुई? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। कत्ल की वारदात हो जाती है 1.5-2 साल में एक बार। इंसानी फितरत तो अपना काला रंग गाये बगाए दिखाई देती है, लेकिन एक ही दिन में 3 कत्ल? 3? जी। किसके? 2 और नए कत्ल हुए हैं। एक तो वो बार का मालिक ही बिना होश में आए अस्पताल में दम तोड़ चुका है, जिस पर और जिसके बाद पर 2 मवालियों ने दिन दहाड़े हमला किया था। दूसरा टैक्सी ड्राइवर। क्या? टैक्सी ड्राइवर? शकील नाम का। 2 घंटे पहले उसी की टैक्सी में से उसकी लाश बरामद हुई। टैक्सी शहर की एक उजाड़ सड़क पर खड़ी थी। एक राहगीर के इत्तेफाक से उस पर नज़र पड़ गई। पुलिस को बताया उसने। कैसे मरा? गोली खाकर। किसी ने बेचारे की कनपट्टी से रिवॉल्वर सटाई और गोली चला दी। भेजा खोपड़ी से बाहर। हौलनाक नज़ारा था। तौबा, उसे लूटने के लिए किसी ने उसका कत्ल कर दिया? लूटने के लिए? कौन बोला ऐसा? नहीं, मैंने पूछा आपसे। गरीब टैक्सी ड्राइवर था, उसके पास लुटवाने के लिए कुछ नहीं था। उसके अधिकार में जो सबसे कीमती चीज़ थी वो तो उसकी टैक्सी ही थी, लेकिन वो तो लाश के साथ सड़क पर लावारिस खड़ी थी। कमाल है, लेकिन बुरे हाल में। लाश? टैक्सी आगे पीछे की दोनों सीटों के कुशन चाकू से काट दिए गए थे। सीटें अपनी जगहों से उखड़ी पड़ी थी। बोनेट खुला था, डिक्की खुली थी और उसमें रखी स्टेपनी के टायर ट्यूब की भी धज्जियाँ उड़ी हुई थी। चारों दरवाज़ों के भीतरी परत अंदर की तरफ से उखड़ी पड़ी थी।
कहने का मतलब ये है कि टैक्सी को यूं धेड़ा गया था कि अगर उन्हें सुई की भी तलाश होती तो वो उन मवालियों के हाथों में ज़रूर लगी होती। किन मवालियों के हाथ? उन्हीं मवालियों के हाथ जिन्होंने बार के मालिक पर हमला किया था, होटल पैरामाउंट की सेफ जबरन खुलवाई थी। आपको जरूर कोई सबूत मिला होगा कि जिससे आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि उस टैक्सी ड्राइवर के कत्ल में भी उन मवालियों का हाथ था। सबूत तो बदकिस्मती से अभी कोई नहीं मिला, लेकिन हालात का इशारा सरासर उसी तरफ है। पिछले 24 घंटों से जो भीषण उत्पात इस खामोश शहर में मचा हुआ है, उसके पीछे किसी लोकल शख्स का हाथ नहीं हो सकता। बाहरी शख्स आज की तारीख में यहाँ या वो दो मवाली हैं या क्या? मैं अपनी ज़बानी क्या कहूँ, आप लोगों की शान में गुस्ताखी होगी। आप कहना चाहते हैं कि हम हैं? समझदार हैं जनाब, कत्ल हमारा कारोबार नहीं है। अगर हमारा उन कत्लों से कुछ लेना देना होता तो अभी तक हम यहीं ना टिके होते, गायब हो गए होते उन मवालियों की तरह से। आपको कैसे मालूम कि वो गायब है? ये भी कोई कहने की बात है? वो आपके कब्ज़े में होते तो क्या आप यहाँ मौजूद होते और ऑल्टरनेट कातिलों के तौर पर हम दोनों की बाबत सोच रहे होते? आपकी खामख्याली है तो मैं ऐसा कुछ सोच ही रहा हूँ। जानकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये मैं फिर भी कहता हूँ कि खून खराबे के इन वाक़यात के दौरान आप लोगों का चिपलन में मौजूद होना ये खटकने वाला इत्तेफाक है। ये और भी खटकने वाला इत्तेफाक है कि जिस पहले शख्स का यहाँ कत्ल हुआ उससे आप लोग वाकिफ़ थे। वाकिफ़ क्या थे? उसकी शिनाख्त का जरिया ही आप हैं। इत्तेफाकों की ऐसी रेल पेल में एक ही ये इत्तेफाक भी कभी पैबस्त हो सकता है कि आप उन दोनों मवालियों को भी जानते हैं। हम नहीं जानते। हम कैसे जान सकते हैं उन्हें? क्या आपको हम उन मवालियों के जोड़ीदार लगते हैं जिन्होंने कत्ल किए? मैडम, किसी को जानने के लिए उसका जोड़ीदार होना ज़रूरी नहीं है। किसी को जाने बिना भी उसके बारे में, आई रिपीट, उसके बारे में जाना जा सकता है। सर, ये आपकी सरासर खामख्याली है और हम पर आप बेजा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम उन्हें नहीं जानते। लेकिन मकतूल टैक्सी ड्राइवर को तो आप जानते थे। नहीं, हम नहीं जानते थे। आप बस स्टैंड से उसकी टैक्सी पर सवार हुए थे, कहीं गए थे, फिर उसी की टैक्सी पर वहीं वापस लौटे थे। कैसे मालूम? तफ्तीश से मालूम। और कैसे मालूम? बस अड्डे का टैक्सी स्टैंड शकील का पक्का ठिकाना था, लिहाजा तफ्तीश के लिए हमने वहाँ जाना ही था। वहीं से हमें उन दो पैसेंजर्स का हुलिया मिला जो शकील की ज़िंदगी में उसकी टैक्सी में सवार होने वाले आखिरी पैसेंजर थे। तो क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि वो पैसेंजर आप थे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हम उसकी टैक्सी में सवार हुए थे। तब क्या हमें सपना आना था कि बाद में उस टैक्सी ड्राइवर का कत्ल हो जाना था? आप बस अड्डे क्या करने गए थे? पणजी की बसों का शेड्यूल पता करने गए थे। क्यों, आपकी कार सुधरी नहीं? फ़िलहाल तो सुधर गई है, लेकिन चलताऊ ही सुधरी है। ऐसी ढुलमुल रिपेयर हुई है कि हमारा उस पर से एतबार हट गया है। हम उसे कंप्लीट ओवरहॉलिंग के लिए यहाँ सलीम मिस्त्री के पास छोड़कर बस से गोवा जाने का इरादा बना रहे थे। टैक्सी में क्यों नहीं सवार हुए? क्योंकि कार फिर खटखट करने लगी थी। सवार होकर आप कहाँ गए थे? खास कहीं नहीं, यूँ ही आपका शहर देखने निकल गए थे। तभी तो बस अड्डे वापस लौटे थे जहाँ की हमारी अपनी कार खड़ी थी। लौटने पर ठीक चल पड़ी थी आपकी कार? हाँ, अलबत्ता रेडिएटर में पानी डालना पड़ा था। हम मजबूरन यहाँ रुके हुए हैं सर, क्योंकि पाटिल साहब की लाश बाबत कोई जवाब हमें आपसे कल मिलना है। अजनबी शहर से बोर होता आदमी इधर उधर भटकता ही है जनाब। मैंने कब इस बात से इनकार किया मैडम? अच्छा किया सर, आपने नहीं किया। यानी कि मैंने गलत समझा कि आप हमें गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि हमने बिना इजाज़त आपके शहर में घूमने की ज़रूरत की। सब इंस्पेक्टर ने आहत भाव से शोभना की तरफ देखा। तत्काल शोभना परे देखने लगी। और क्या जाना? सब इंस्पेक्टर का ध्यान हटाने की खातिर धर्मेश बोला, आपने उन दो खतरनाक मवालियों के बारे में और उनकी कार की बाबत जाना? हाँ,
उनकी कार की बाबत ये मालूम पड़ा है कि पुरानी फिएट, रंग काला, पिछला बम्पर पिचका हुआ, एक हेडलाइट का हाई बीम वाला सर्किट खराब और नंबर MDA7158। वेरी गुड। इतना कुछ आप कार की बाबत जान भी गए हैं तो कार ही उन दोनों की गिरफ्तारी का जरिया बन जाएगी। ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कार बरामद हो चुकी है। रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क पर लावारिस खड़ी थी। ओह, ऊपर से ये भी साबित हो गया कि कार चोरी की है। उस पर लगाया हुआ नंबर जाली है। कार काफ़ी निगाहों में आ चुकी थी। ज़रूर इसलिए उन मवालियों ने वक्त रहते उससे किनारा कर लिया था। और क्या कहूँ? मकतूल मिस्टर पाटिल का किरदार किसी गूढ़ पहेली से कम नहीं। पिछली रात जहाँ जहाँ उनके कदम पड़े वहीं वहीं कोई ना कोई गुल खिला। शकील की टैक्सी में सवार हुए तो उसका कत्ल हो गया, बार में गए तो उसके मालिक पर हमला हो गया। पाटिल साहब के बार में जाने की खबर आपको कैसे लगी? तफ्तीश से, ये सोचकर वहाँ से तफ्तीश करने से लगी कि तमाम के तमाम वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। वहाँ हमने मकतूल की मुर्दा सूरत की तस्वीर सर्कुलेट की तो एक वेटर ने उनसे फ़ौरन पहचाना। बोला कि वो शख्स आधी रात के करीब यहाँ फ़ोन करने आया था। आगे अगर ये स्थापित हुआ कि कल रात मिस्टर पाटिल होटल पैरामाउंट भी गए थे तो मुझे कतई कोई हैरानी नहीं होगी। तो अभी ये स्थापित नहीं हो चुका? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। मैं बार वाली वारदात में और टैक्सी ड्राइवर के कत्ल की वारदात में ही इतना उलझा रहा कि होटल जाने का मुझे मौका नहीं मिला। ओह, क्या करें, मजबूरी है। एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। हाँ सर, आई अंडरस्टैंड। सांप? सांप? वो जो डब्बे से बाहर दिखाई दे रहा है खिलौना है सर। स्टफ्ड स्नेक। शोभना ने ऐसे बोला जैसे कि वो मजाक कर रही हो और धर्मेश एक खोखली हंसी हंसने लगा। कमाल है, स्टफ्ड खरगोश सुना था, बंदर सुना था, स्टफ्ड रीछ भी सुना था, लेकिन सांप? आज स्टफ सांप सुन भी लिया और देख भी लिया। आप लोगों का फेवरेट है? जी। अजीब बात है, सांप आपका फेवरेट है, आपका पसंदीदा स्टफ टॉय सांप है। इट टेक्स, धर्मेश दार्शनिकतापूर्ण स्वर में बोला, ऑल काइंड ऑफ पीपल टू मेक दिस वर्ड। मे बी यू आर राइट। एकाएक वो उठ खड़ा हुआ। तो मैं चलता हूँ। बहुत वक्त लिया आपका। नेवर माइंड, सुबह थाने तशरीफ़ लाइएगा, तब मैं आपको मिस्टर पाटिल की लाश के बारे में कोई जवाब दे पाऊँगा। ओके। वो वहाँ से रुखसत हुआ। ये पैकेट यहाँ नहीं पड़ा होना चाहिए था, वो भी यूँ खुला हुआ। पीछे धर्मेश चिंतित भाव से बोला, अब क्या पता था कि इंस्पेक्टर ऐसे आ जाएगा। शोभना, उसको पाटिल की होटल पैरामाउंट के विजिट की खबर लग जाना महज वक्त की बात है। फिर उसे CID इंस्पेक्टर की भी खबर लगेगी, जिसने वहाँ हुई वारदात के बारे में लोकल पुलिस से भी ज़्यादा सवाल पूछे थे। मिसेस एलिसा वॉकर की भी खबर लगेगी, जो कि अपने कथित पति की रिजर्वेशन पर चेकिंग करके वहाँ से गायब हो गई थी और साथ ही वॉकर साहब के लिए वहाँ छोड़ा गया पैकेट भी ले गई। फिर तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ, गड़बड़ तो हो गई, लेकिन वो हमारी हरकतों से नहीं हुई। वो उन 2 अतिरिक्त हत्याओं से हुई हैं जो आनन फानन एक दूसरे के बाद हुई है। सिर्फ पाटिल के कत्ल की बात होती तो कुछ नहीं होने वाला था। सब सत्यानाश उस टैक्सी ड्राइवर के कत्ल ने किया, जिसे कि मैंने चेताया भी था। सिर्फ पाटिल के कत्ल की बात होती तो पुलिस को 7 जन्म उसकी तफ्तीश के लिए होटल का रुख करना ना सूझता। वो सब इंस्पेक्टर एक फेरा वहाँ लगा चुका था। फिर भी उसे जॉन वॉकर की और उससे ताल्लुकात रखते वाक़यात की खबर नहीं लगी थी। इसी बात से जोश खाकर मैंने होटल का रुख किया था और तुम्हें एलिसा वॉकर बनाकर वहाँ भेजा था। ओह, अब उसे पता लग गया कि पैकेट पाटिल ने होटल में छोड़ा था और इसे सबको उल्लू बनाकर हम वहाँ से लाए थे, तो हमारी खैर नहीं। तो अब क्या करें? मेरी राय से कल सुबह सवेरे हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से पुलिस सोचेगी कि पाटिल साहब की जो लाश बरामद करने के लिए हम यहाँ रुके नहीं थे। हम रुके हुए थे, लेकिन अब हमारा ख्याल बदल गया। पुलिस के टालमटोल वाले रवैये की वजह से हमारा ख्याल बदल गया। ये मत भूलो, कल भी उसने हमें लाश की बाबत कोई जवाब ही देना है। लाश हमें सौंप नहीं देनी है
और उसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। ऊपर से ये भी मत भूलो कि पाटिल तुम्हारा कोई सगे वाला नहीं था, सिर्फ बॉयफ्रेंड था। लिहाजा तुम्हारा खुद का लाश की जिम्मेदारी अपने सर लेने का इरादा बदल सकता था। और याद करो, लाश हम क्यों क्लेम करना चाहते थे? ताकि पाटिल का तमाम साजो सामान भी हमारे हवाले हो जाता। हम इत्मीनान से माल के किसी क्लू के लिए उसे टटोल पाते। जो क्लू हाथ आना था वो तो हेड से आ चुका था। अब हमने पाटिल के सामान का क्या सर मारना है? हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है। देख लेना, वो सब इंस्पेक्टर हमें होटल से गायब पाएगा तो यही समझेगा कि हम जिम्मेदारी से कतरा कर खिसक गए थे, बशर्ते कि उसे ये खबर ना लगे कि हमने धोखे से होटल से कोई पैकेट खिसकाया था। हाँ, वो बात तो है। दुआ करो उसे पैकेट की या पैकेट से हमारे रिश्ते की खबर ना लगे। पैकेट में कुछ रखा तो है नहीं। अगर हम भी पैकेट की उसको खबर कर दें तो वो हमारा ये छोटा सा गुनाह बख्श नहीं देगा। क्या पता क्या करेगा वो। मैं तो ऐसा कोई कदम उठाने के हक में नहीं हूँ। हमारा गुनाह तो उसने बख्श दिया, लेकिन किसी ना किसी बहाने हमें यहाँ अटकाए रखा तो भी ये गुनाह बख्शी हमें माफिक नहीं आने वाली। तो आगे के लिए क्या सोचा? मेरा इरादा फिगारो आइलैंड पहुँचने का है, जहाँ से पाटिल ने पेड्रो की बस पकड़ी थी। हमारे पास पाटिल की तस्वीर है। उसके जरिए हम आइसलैंड पर पाटिल मूवमेंट्स ट्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? अरे जो होगा सामने आ जाएगा, नहीं तो ठंडे ठंडे घर लौट जाएंगे। फिगारो आइलैंड पर पहुंचने के लिए पहले तो हमें पणजी ही जाना पड़ेगा ना? हाँ, पेड्रो ऐसे ही बोला था। फिर तो हम वहाँ होटल मेफेयर का भी चक्कर लगा सकते हैं। क्या पता पाटिल साहब का कोई संदेशा वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहा हो। ठीक है, वो भी देखेंगे, लेकिन कल सुबह मुंह अंधेरे हम यहाँ से। तभी एकाएक फ़ोन की घंटी बजी। दोनों की निगाह मिली। कौन होगा? कहीं वो सब इंस्पेक्टर ही हो, और कौन होगा? फिर कोई भूली बात याद आ गई उसे। सहमति में सर हिलाते धर्मेश ने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया। हेलो? कोई आवाज़ नहीं आई। हेलो, बोलो भाई। मेरे को पैकेट मांगता है। धर्मेश सन्नाटे में आ गया। उसका हाथ रिसीवर पर कस गया। क्या क्या बोला? पैकेट मांगता है। किधर फ़ोन लगाया? तो मेरे को मालूम किधर फ़ोन लगाया। तुम कौन बोल रहे हो? मैं वो भीड़ू बोल रहा हूँ जो पैकेट मांगता है, जो तुम्हारे पास है। कैसे मालूम? आखा दीमक तुम्हारे पास ही नहीं। टैक्सी ड्राइवर शकील से जाना, उससे जानकर होटल पैरामाउंट जाके पूछा। अब हाँ, अब तुमरे से पूछता। पैकेट पुलिस के पास है, थाने जा कर ले आओ। बंडल नहीं बाप, बंडल नहीं। फिर याद करता है। फिर याद करता है? पहले कब याद किया? फिर याद नहीं बाप, फिर याद करता है। अच्छा, फरियाद करता है। कड़क नहीं बोलता, धमकाता नहीं। क्यों खाली पीली मेरा टेम वेस्ट करता है? पैकेट तुमने किसी काम का नहीं। वो तुम्हारा माल भी नहीं, हमारा है। वो पाटिल नक्की किया। पैकेट वापस करो और बदले में खिदमत बोलो। पैकेट मेरे काम का क्यों नहीं? तुमरे को मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम ही बताओ। बाप, क्यों खाली पोली बोम मारता है? क्यों ऐसे काम में फच्चा फंसाता है जिससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं? दिमाग से काम लो बाप। खिदमत बोलो। खिदमत? कीमत बोलो, कितना मांगता? मैंने कभी ऐसा माल खरीदा नहीं। क्या रेट चल रहा है आजकल दर्जन का? गिराक तुम नहीं, गिराक मैं। खरीद से ही तो फ़रोख्त की कीमत का अंदाज़ा होता है ना। मैं उम्मीद से जास्ती कीमत भरेगा। कितनी? 50,000। एक निकम में पैकेट के लिए? हाँ। ऐसी क्या खूबी है उसमें? तुम नहीं समझेगा। कोई तो खूबी होगी। जिस पैकेट के लिए 24 घंटे में 3 कत्ल कर डाले, उसमें कोई तो खूबी होगी। लाइन पर सन्नाटा छा गया। हेलो? एक पेटी, यानी कि कबूल करते हो ना कि खूबी है? तुम्हारे लिए नहीं ना सही, लेकिन तुम्हारे लिए भी तो तभी होगी ना जब पैकेट मिलेगा। कितना ज़रूरी है हमारे लिए पैकेट? तो हमको फाइनल बोलो। 2 पेटी। हाँ, मुझे मंजूर है। कहाँ है पैकेट? रोकड़ा कहाँ है? रोकड़ा चौकस है, तो पैकेट भी चौकस है।
बढ़िया। किधर आने का? दिलीप डोलस के ऑफिस में। वो कहाँ है? थाने में, जहाँ दिलीप डोलस सब इंस्पेक्टर है। साला